तो सोनू भैया शुरू किया जाए। तो भैया आप भूमिका रख दो इस गोष्ठी में, क्या बातचीत होगी, कैसे होगी, क्या करना है सबके सामने। वैसे तो दीदी का काफ़ी मन था इसमें, युवती दीदी का। हाँ लेकिन मेरा भी ऐसा ही था कि बच्चे हमारे बड़े हो ही रहे हैं, और हम एक उम्र में तो फिर भी हम कैसे भी करके निभाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत चूक दिखती है कि हम छोटे बच्चों को डांट के, डपट के, धमका के संभालने की कोशिश करते हैं, संभलते तो नहीं हैं। और ये बहुत ज़रूरी दिख रहा है कि हमको अपने बच्चे के लिए दिखता है कि वो बड़ा हो रहा है, और जिन पीड़ाओं से हम गुजरे हैं, जबकि परिवार में उन मुद्दों को बात करने की जगह नहीं, और कहीं कर नहीं सकते, तो हम कुंठित ही होते रहे। हाँ है ना। तो हमारे बच्चे इस समझदारी के प्रकाश में हम उनको कैसे डील कर सके ताकि वो इन दुर्घटनाओं से बच जाएं और वो आगे बढ़ सके, उसी कड़ी में था कि क्योंकि आपने अपने दोनों बच्चों की काफ़ी बढ़िया से परवरिश की है, समझ के रूप में भी उनको काफ़ी जैसे पोषण दिया है, तो हमको काफ़ी ठीक लगता है। उसी अर्थ में आपका मार्गदर्शन चाहिए। ठीक, बढ़िया। तो ये तो आशय हो गया इसके पीछे का, तो इसको को प्रश्न उत्तर के रूप में रखें या पहले आप रख दें। मैं अपनी कोई बात रख लूँ। ठीक है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने तो कोई बड़ा काम नहीं किया है, सामान्य चीज़ें ही की थी बच्चों के साथ। हम लोग शुरू हुए 93 में, हम लोग की जीवन विद्या के साथ यात्रा शुरू हुई और बाबा जी के साथ संपर्क में आए, और 94 में हमारा विवाह हुआ जीवन विद्या के आधार पे। 95 अगस्त में हमारी बिटिया जो है दृष्टा, उसका जन्म हुआ, और अगस्त के अंदर, और जो दूसरी बिटिया वेदा, उसका जन्म हुआ जुलाई 97 में, है ना, 97 में। तो 2 साल का अंतर है दोनों में। पर दृष्टा के जन्म होने से पहले जब गर्भावस्था थी, तब हम लोग बिजनौर में ही रहे थे। उस वक्त हम लोग शादी के बाद ये तय किए थे कि बहुत सारे हमारे टाइम पे भी लोग ऐसे थे जो उस वक्त भी हनीमून मनाने जाते थे, है ना। तो हम लोग तो विद्या का शिविर करके विद्या के संस्कार के हिसाब से चलने की सोचे थे। तो हमें समझ में आया था कि हम लोग को बहुत घर गृहस्थी के बारे में तो मालूम नहीं है ना। हम लोग तो दिल्ली के पढ़े लिखे लोग थे, और वहाँ पे किताब तो जानते थे लेकिन बाकी चीज़ें नहीं जानते थे, है ना। घर में दोनों को ही खाना बनाना नहीं आता था, घर का कोई काम करना नहीं आता। हम लोग को वही मम्मी पापा बचपन में यही बोले थे, बेटा तुम पढ़ाई करो, बाकी सब हम देख लेंगे, है ना। तो उन्होंने सब देखा, हमने केवल पढ़ाई की। तो उस रूप में थे। नमस्ते दीदी। और उसके बाद हम लोग, जब हमको संतान होने वाली थी, तब हमारा ये ध्यान गया कि हमें तो कुछ आता ही नहीं, है ना। तो फिर हम क्या करें। तो उस वक्त हमारे मार्गदर्शक के रूप में 2 लोगों को हमने उस वक्त स्वीकार रखा था। और वो एक तो हमारे सत्य जी थे, डॉक्टर यशपाल सत्य जी, जो हमारे प्रोफेसर थे मेरे आईआईटी में, उन जिनके माध्यम से मैं जीवन विद्या के संपर्क में आया था। और बाबा जी थे, जिनसे शिविर में पहली बार मुलाकात हुई। बाबा जी के प्रति सत्य जी का पूरा समर्पण था, मेरा सत्य जी के प्रति था, इसलिए मेरा बाबा जी के प्रति पूरा समर्पण हो गया, है ना। शीला जी का भी ऐसे ही रहा। तो उस क्रम में तो बाबा जी से जब बातचीत होने लगी, तो विवाह संस्कार के समय, क्योंकि हमारा पहला संस्कार था, तो उस वक्त हमारी खूब बातचीत हुई उसको लेके। तो उसके कर्तव्य दायित्वों के रूप में, है ना, तो संतान के पालन पोषण को लेके कुछ बातें बाबा जी ने रखी थी। तो उसमें हमारा, आई भैया दीदी नमस्ते। तो उधर से हमारे को ये तो समझ में आया कि विद्या के अंदर कोई बात है जिसको हमें अगर समझते हैं तो इसमें हम कुछ जो सामान्य तौर पे करते हैं उसे कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो सत्य जी से और बाबा से बात होते होते, है ना, तो पहली जैसे एक चर्चा हम लोगों के बीच में चली, बच्चे का नाम क्या हो, है ना। एक दूसरा ये रहा कि उस वक्त बच्चों को वैक्सीनेशन देने का एक ट्रेंड शुरू हो ही गया था, स्थापित ही था। हम लोगों को ये सूचना मिली थी सत्य जी के माध्यम से कि दुनिया में सभी देशों में वैक्सीनेशन देना कंपलसरी नहीं है ना। बहुत सारे देशों में ये स्वेच्छापूर्वक होता है ना। ये जब पता चला तो हमारा भी प्रश्न बना कि फिर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो हमने कुछ उसके लिए कुछ लेख वगैरह पढ़े, हमारा निष्कर्ष ये निकला इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है।
पर ये जो बीमारियां फैलती हैं बचपन में, जैसे पोलियो हो जाता है, कि खासकर पोलियो में जो बच्चे की टांगें कमज़ोर हो गई, हाथ कमज़ोर हो गए, तो पूरी शरीर यात्रा में उनको काफ़ी समस्या हो जाती है। तो इसको लेके कैसे किया जाए? तो उसमें बाबा जी से जब बात हुई तो वो बोले कि भाई इसको लेके तुम निश्चिंत रहो, इसको तो हम देख लेंगे, इसका इलाज हम कर सकते हैं और इस घटना की संभावना ही को ख़त्म कर देंगे, है ना। तो उनके साथ स्वास्थ्य के लिए बात करते रहे। उस बीच में बाबा जी से बच्चे के मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या रहते हैं, इस पे भी बात होती रही। तो उसमें जो एक सूत्र समझ में आया, जिसको मैं मतलब हर गर्भावस्था में कोई भी परिवार हो, है ना, जहाँ पे गर्भ में बच्चा है, उसके लिए अपनाने की मेरे को लगता है कि सही रहेगा, कि बहुत सामान्य सी बात है कि माँ का शरीर स्वस्थ है तो बच्चे का शरीर स्वस्थ है, और माँ का मन प्रसन्न है तो बच्चे का मन प्रसन्न है। ये मोटा मोटा सिद्धांत है। और माँ के लिए परिवार वातावरण है जहाँ पे स्वस्थता और प्रसन्नता दोनों का आधार बनता है। तो इतना अगर हम पहचान लेते हैं, है ना, आप लोग तो सब शिविर किए हुए, अध्ययन किए हुए लोग हो, आप लोग को समझ में आ ही जाती है बात, है ना। ठीक है ना ये बात, कि माँ का शरीर स्वस्थ तो बच्चे का शरीर स्वस्थ, और माँ का मन प्रसन्न तो बच्चे का मन प्रसन्न। इतनी सी बात है, सामान्य बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, है ना। इसको बनाना है हर जगह पे, ये तो सामान्य सी घटना है। गर्भावस्था तो हर परिवार में होनी है, उसके अंदर इसी को सुनिश्चित करना है हमने, है ना। तो स्वास्थ्य के बारे में हमें पता होना चाहिए और प्रसन्नता के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो स्वास्थ्य पोषण से है ना, सही दिनचर्या से है, ये सब बातें, इसके तो हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं, बताते ही रहते हैं। मन की प्रसन्नता का हम अध्ययन करते ही हैं इधर। संबंधों के अंदर जब तालमेल होता है तो मन प्रसन्न रहता है, इसको सुनिश्चित करना है बस, है ना। तो इस विधि से होता है। अगर घर के अंदर कलेश हो, तनाव हो, तो माँ का मन प्रसन्न नहीं रहता, है ना। तो परिवार का माहौल जो है वो खुशहाली वाला बना के रखने की बात है ना, ये बात। उसके बाद जब बच्चे का नाम रखने की बात आई उस संदर्भ में, तो बाबा जी से ने बोला कि देखिए, जो नाम होता है वो बच्चा बारंबार सुनता है ना, और पहले दिन से ही उसको भाषा नहीं आती, तब से उसके साथ वो अपने को जोड़ लेता है, क्योंकि आप उसको उसके नाम से ही पुकारते हो, तो वो बहुत प्रिय हो जाता है उसको, है ना। तो जो वस्तु उसको प्रिय हो रही है, जो ध्वनि उसको प्रिय हो रही है, वो अगर सार्थक होगी तो वो प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। तो नाम प्रेरणादायी होना चाहिए, है ना। तो फिर हमने पूछा कैसे नाम प्रेरणादायी होते हैं, तो उन्होंने कुछ उदाहरण बताए। तो उस क्रम में दृष्टा के जन्म से पहले ही हमारे मन में आ गया कि जो भी संतान होगी उसका नाम दृष्टा रखेंगे। दर्शन का अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है ना, दृष्टा शब्द का अर्थ तो मानव दृष्टा पद में है ना। तो ये तो, और वेदा का नाम भी इस रूप में कि वेदा का अर्थ यही है जो ज्ञान का धारक वाहक है ना। दृष्टा वो है जो देखने वाला, यानी जो समझदार है ना। इस तरीके से दोनों के नाम। फिर जन्म हो गया, उसके बाद क्या ध्यान रखना है ना। तो उसके अंदर यही है कि बच्चा जो है सबसे पहले माँ बाप से या परिवारजनों से जुड़ता है ना। तो उसमें जो हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है, और इसमें बोलने वाला मैं हूँ, पर शीला जी का पूरा सहयोग है इसके अंदर, हम लोग का। आज मेरी प्रस्तुति का अवसर है, तो इस उनके सारे जो तजुर्बे हैं वो जुड़े हुए हैं इसके अंदर। तो बच्चा जब जन्म लेता है तब वो किसी व्यक्ति के ऊपर उसका ध्यान टिकता है ना। जब उसका पहला अभ्यास होता है ध्यान टिकाने का, जो मानव जो इकाई है ना, उसको ध्यान देना आता है और ध्यान पाने की उसकी एक आवश्यकता बनती है। और पूरी शरीर यात्रा ध्यान पाने और देने की ही है, अगर आप देखेंगे तो जब जन्म हो रहा है बच्चे का, जब संतान गोद में आ रही है, वो ध्यान देने के रूप में वो किसी व्यक्ति के चेहरे के प्रति, उसकी भाषा के प्रति, उसकी आवाज़ के प्रति ध्यान देना शुरू करता है ना। वहाँ से शुरू होता है, एक व्यक्ति से, दो व्यक्ति से, है ना, परिवारजनों से जुड़ता है वो धीरे धीरे करके। फिर उसका ध्यान भाषा में भी जाना शुरू होता है ना। लेकिन उसके ध्यान देने की जो, टिकने की जो जगह है, वो वर्तमान में रहती है। उस वक्त जो अभी हो रहा है ना, जो सामने है, उस पे टिकेगा, ठीक है। वो नहीं है कोई सामने है, अगर वो उसको ठीक लगता है, मतलब उसके साथ उसका जो भाव बना हुआ है, और इस ध्यान देने से उसके भाव बनता है। जैसे हम बच्चे के साथ गोद में लेते हैं ना, तो उसको आंखों में आंखें डालते हैं,
तो वो भी आपको पहचानने लगता है थोड़ी देर में। फिर आप बात करते हो तो वो मुस्कुराने लगता है ना। तो ये जो बारंबार होता है उससे वो आपके प्रति एक भाव उसमें स्थिर हो जाता है। तो फिर होता है कि आपको देखता है तो मुस्कुराने लगता है। ये देखा है आप लोगों ने होते हुए बच्चों के साथ ना। तो ये जो चीज़ है ये करने वाली चीज़ है बच्चों की। तो बच्चों के पास जितने अधिक लोग होंगे, परिवारजन जो भी आसपास है, उनकी गोद में आके उसको मुस्कुराना आता है, तो उसके यानी सबके प्रति भाव संतुलित हो गया। यानी उसकी जो इंटरैक्शन, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो देख के मुस्कुराएगा ही या देख के रोएगा। हम ही करते हैं जो उसके साथ करना है ना। तो सबको अगर समझ हो कि बच्चे के साथ कैसे पेश आना है ना, उसको कैसे ध्यान देना है, उसको उसके 3 आवश्यकताएं होती हैं सबसे महत्वपूर्ण। उसको भूख लगती है, नींद आती है, या उसका जो मलमूत्र का कुछ मुद्दा होता है। शरीर का इतना ही है, बाकी उसका ध्यान टिकने की बात होती है। वो छोटी आयु में इतना ही है ना। इस बीच में वो आपकी भाषा सुनता है, उसका अर्थ नहीं मालूम उसे, है ना, लेकिन उसमें आपकी जो टोन है और जो आपका भाव है उसका उसको पता चलता रहता है। आप प्रसन्न मन से करते हैं, है ना, जैसे वो मुस्कुराता है, जब आप प्रसन्न होते हैं तब मुस्कुराता है। आप परेशान हो तब बच्चा नहीं मुस्कुराएगा, यानी उस तक भाव पहुंचता है। तो उसको, तो हम बच्चे के साथ जब प्रस्तुत हो रहे हैं, है ना, तो बच्चे का माहौल प्रसन्नता बना रहे, उसका ध्यान रखने की बात है। धीरे धीरे उसका वो 1-2 लोगों से ध्यान और लोगों पे भी जाता है ना। और ये जो वर्तमान में ध्यान जो टिकने वाला बात है, और उसका स्मरण अभी तभी सामने आता है उस चीज़ का जब वो चीज़ सामने आती है ना। अगर जैसे 1 साल 1.5 साल का बच्चा थोड़ा बहुत बोलने लगता है, उसको जो सामने होता है ना उससे वैसे ही खेलेगा जैसे पहले खेलता था, लेकिन वो व्यक्ति सामने नहीं है ना, तब उसके बारे में बात करो तो बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पाता, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई बच्चा है, डॉली भाभी आती है, वो उसके साथ खेलती हैं, उसको अच्छा लगता है, फिर चले जाती हैं। अब मैं उसे बच्चे से बात करूं 1-1.5 साल के कि भाई वो डॉली आंटी आई थी ना, या डॉली दादी आई थी ना, तो वो ये भाषा से रिलेट नहीं कर पाएगा। पर वो जब दोबारा आएंगी तब फिर से उनको पहचानेगा और उनके साथ खेलेगा। तो उसका स्मरण उस विधि से काम करता है। उस वक्त जो प्रेजेंट में होगा उसके साथ जुड़ता है, वो उसके साथ करता है, और जब प्रेजेंट में जो होता है उसको लेके जो उसके स्मरण में चीज़ें उस वक्त सामने आती है। हम लोग जिस तरीके से स्मरण को, व्यक्ति भी नहीं है फिर भी ले आते हैं, उसकी घटनाओं को भी ले आते हैं, उस विधि से काम नहीं करता है बच्चे के साथ, है ना, छोटे बच्चे का। फिर धीरे धीरे उसका ये जो ध्यान का फैलाव है जहाँ देता है वो फैलता है। वो स्थान के साथ भी फैलता है और समय के साथ भी फैलता है ना। क्या मतलब है इसका, कि जो बच्चा होता है छोटा, उसको अभी अपने आसपास का कमरे का पहले पता होता है, फिर उसके घर का पता चलता है, फिर अड़ोस पड़ोस का पता चलता है, फिर मोहल्ले का पता चलता है। इस यात्रा को करने में उसे 3-4-5 वर्ष लग जाते हैं, है ना। जैसे अपनी सिया बिटिया है, इसको अब पूरा संस्थान की बहुत सारी जगहों तक का फैलाव हो गया इसका, है ना। अपना जितने भी बच्चे उस आयु के हैं आप देखेंगे तो उस तरीके से हो गया। ऐसे ही समय का भी उनके साथ ऐसी है, 1-2 दिन पुरानी बात है ना उनको स्मरण में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा पुरानी बात उनको ध्यान में भी नहीं आएगी, है ना। ऐसे ही हो सकता है हफ्ते 10 दिन की बात आ जाए किसी बच्चे में, तो बहुत लंबे समय की मेमोरी उस तरीके से रिकॉल नहीं करते हैं वो लोग, है ना। और अभी उन बच्चों का घर, संस्थान और विद्यालय, इतना ही स्थान के साथ भी एसोसिएशन रहेगा जहाँ पे उनकी व्यवहार चल रहा है ना। उसके अलावा कहीं विजिट करके आए, मार्केट चले गए, कुछ चले गए, वो बहुत ज़्यादा उनके लिए रेफरेंस नहीं बनता है ना। क्रियाएं या गतिविधियाँ बनती हैं, कुछ खाया, कुछ खेला, किसी से मिले, वो सब चीज़ें बनती हैं। 4-5 साल की आयु तक, है ना, बच्चा जो है ये जो ध्यान वो देने की उसकी जो एबिलिटी है ना, जो ताकत है, ध्यान देना किस लिए होता है, जब हम किसी चीज़ पे ध्यान देते हैं तो उसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारा ध्यान देने की एबिलिटी है ना, इससे हम सीखते हैं। जैसे बच्चा किसी खेल में ध्यान देगा तो उससे जुड़ी हुई जो भी कला है उसको सीख लेगा। गेंद के ऊपर ध्यान देगा खेल में, तो गेंद को कैसे पकड़ते हैं, कैसे फेंकते हैं, कैसे उसको संभालते हैं, ये सब उस पर जुड़ी हुई बातें वो सीख सकता है। तो ध्यान देने की हमारी जो ताकत है, उससे हमारे वो किस प्रयोजन से है, वो सीखने के प्रयोजन से। और जो हमें ध्यान मिलता है ना, बच्चे को हम ध्यान देते हैं, है ना, जो बड़े लोग होते हैं आसपास,
है ना। तो उसमें क्या होता है, जब देखिए एक भाव है मानव के अंदर, है ना। आज दिन में सुबह क्लास में भी बात हो रही थी, हम आखिर में चैतन्य इकाई के रूप में ना हम इतना ही चाहते हैं कि हम जो हैं इसको कोई देख ले पूरी तरीके से, हम जैसे हैं जितने हैं इसको पूरा कोई देख ले। तो मैं जो अच्छा सोचता हूँ, मैं जो अच्छा समझता हूँ, जो अच्छा फील करता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ इसको कोई देख ले, मेरे अच्छेपन को देखने वाला चाहिए। इसके लिए जब कोई हमें सही मन से सही भाव से ध्यान देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। जब कोई हमें अप्रिशिएट कर लेता है, हम करते तो क्या व्यवहार करते हैं, व्यवहार तो अब बाहर दिख रहा है, पर उसके मूल में कोई भाव रहता है, उस भाव के मूल में कोई समझ रहती है। तो किसी का व्यवहार देख के, यानी उसकी क्रिया प्रक्रिया को देख के उसकी हम भाव को पहचान लें, उसकी सोच समझ को पहचान लें, है ना, तो उसको लगता है कि किसी ने हमें देख लिया, समझ लिया। ये नीड बच्चे की भी है। तो बच्चा जब अलग अलग आयुओं में से गुजर रहा है ना, जैसे कोई बच्चा है अभी भाषा सीख रहा है, शरीर साध रहा है ना, ये 2-3 साल की आयु तक चलता रहता है, 4 साल की, है ना। तो उस वक्त वो जितनी चीज़ें सीख रहा है उनको जब वो व्यक्त कर रहा है तो उसको बता पाना कि अरे तुम तो ये बढ़िया कर लेते हो, ये तो अच्छे से सीख गए हो, इसके आगे ऐसा सीख सकते हो। तो उस आयु में उसको ऐसे ध्यान की ज़रूरत है बहुत सारे। तो जितना ध्यान मिलता है उसे उतना जल्दी जल्दी वो सीखता है। तो उसमें क्या होता है, बच्चा आपको ध्यान दे रहा होता है, आप बच्चे को ध्यान दे रहे होते हैं, उसके संयोग में सारा सीखना समझना होता है उसका, है ना। तो बच्चों के साथ ध्यान टिकना, हमारा ध्यान टिकेगा तो उसका ध्यान हमारे साथ टिकता है। अभी जो समस्या आ रही है कि ध्यान टिकने के लिए जो हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास समय नहीं। किस कारण से? व्यस्तता के कारण से। वो बहुत सारे उसके वो है, छोटे से मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारे जो बच्चे को पालने के लिए, एक बच्चे को पालने के लिए कम से कम 7, 8, 10 लोग चाहिए। 2-3 लोगों में बच्चे नहीं पाले जा सकते, है ना। जिन्होंने बच्चे पाले उनको मालूम होगा। बच्चे को बुजुर्ग का भी ध्यान चाहिए, प्रौढ़ का भी ध्यान चाहिए, युवा का भी ध्यान चाहिए और बालकों का भी ध्यान चाहिए। सबका ध्यान चाहिए उसको पालन पोषण में। केवल माँ बाप का ध्यान चाहिए ऐसा नहीं चाहिए, उसके पालन पोषण के लिए उसको हर प्रकार की आयु वर्ग के साथ। बच्चों को आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सीखते हैं वो अपने से 2-3 साल जो उनसे बड़े होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, वही उनके सही हीरो होते हैं, है ना। तो उनका तो चाहिए ही चाहिए, माँ बाप का भी चाहिए, दादा दादी का भी चाहिए। दादा दादी का क्या रोल है? बच्चे को सबसे ज़्यादा ध्यान की नीड होती है। दादा दादी के पास सबसे ज़्यादा ध्यान देने की प्रवृत्ति होती है। यही जो ध्यान देने की प्रवृत्ति है दादा दादी की, अगर ये मम्मी पापा को दें, मतलब अपने बच्चों को दें जो कि अब प्रौढ़ हैं, तो वो प्रौढ़ झेल नहीं पाते वो ध्यान। जितना आप हमारी उम्र में जो प्रौढ़ हैं, है ना, इनको कोई दादा दादी का उम्र का व्यक्ति जितना ध्यान दे सकता है वो दे, तो वो झेल नहीं पाते हैं उसे। बच्चों की वो आवश्यकता है, पोते पोती की तो उनको कोई बहुत ध्यान दे, तो इनकी बहुत पूरकता है आपस में। तो ये पूरकता को सुनिश्चित करने के लिए समझ में आता है कि भाई दादा दादी नाना नानी का बच्चों के आसपास होना बहुत जरूरी है। इससे कम में बच्चे का ध्यान की नीड ही नहीं पूरी होती है ना। शरीर की नीड तो कोई भी पूरा कर देगा, बड़े आराम से हो जाती है। बच्चे को शरीर के प्रति जागृति नहीं होती है, उसको मालूम ही नहीं उसे क्या करना है। वो तो माँ बाप कराते रहते, जो कराते रहते वो करता रहता है ना। उसकी नीड है जो जिसको वो इनिशिएट करता है, जिसकी वो डिमांड करता है, वो उसके ध्यान की नीड है, उसको हमें पहचानने की जरूरत है। तो बच्चे के को ध्यान किस समय पे किस क्वालिटी का देना है, यही सारा अध्ययन है मूलतः, है ना। इसके लिए हमारे को मानव की जो आयु की अलग अलग स्थितियाँ हैं कि एक शिशु अवस्था है, फिर बाल्य अवस्था है ना, फिर उसका किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है। इस तरीके से अलग अलग स्थितियों में बच्चे का जो विकास हो रहा है ना, उसको पहचानने की बात है। फिर बच्चे का एक आयु के बाद 4-5 साल की आयु में आके उसकी एक अपनी ना सेल्फ इमेज या उसकी अपनी खुद की एक छवि बनती है उसके अंदर, और उस छवि को लेके वो चाहता है कि उसकी पहचान बने, है ना। तो उस वक्त उसको आपने ठीक किया या गलत किया इस बात का उसको फर्क पड़ता है। एक आयु से पहले उसको इस बात का फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे अपने यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको बोलो तुमने गलत किया अच्छा किया, बहुत फर्क नहीं पड़ता।
पर इनसे जो बड़े बच्चे हैं इनको किसी को बोल के देखिए आप, है ना, जो पहली दूसरी कक्षा में जाते हैं हमारे बच्चे, उनको बोलिए तुमने गलत किया, तो उनको परेशानी होती है कि ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, मम्मी ने ऐसा क्यों बोल दिया, अध्यापिका जी ने ऐसा क्यों बोल दिया, है ना, किसी बुजुर्ग ने ऐसे, बड़े ने ऐसा क्यों बोल दिया। उनको अपनी छवि का ध्यान रहता है। तो इस बात को अगर हम पहचाने की एक स्टेज है जिसमें उसके अंदर अपनी पहचान को लेके, अपने अस्मिता को लेके उसके अंदर एक भाव है, तो उसको ध्यान में रख के हम उसके साथ व्यवहार करें, बातचीत करें, तो उसका काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक, मैं बाकी बात बोलने से पहले इतनी बात, क्योंकि काफ़ी सारी हो गई, इस पर किसी को कुछ पूछना हो, बोलना हो तो बताइए, फिर नहीं तो आगे की बात बताएंगे। ठीक है, अभी तक की बात है, इसमें किसी को कुछ अटपटा लग रहा हो या स्पष्ट नहीं हो रहा हो या कुछ जोड़ना चाहते हो, क्योंकि अकेला मैं ही थोड़ा ना पेरेंट, इधर तो सभी पेरेंट्स अधिकतर लोग, सबके अपने अपने तजुर्बे। मैच कर रही है कुछ बातें या कुछ लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों बातों का स्वागत है। क्यों भैया माइक दीजिए। हम देख रहे हैं कि प्रियल बेटा जी और प्रीतिका बेटा जी का जो आप एज में अभी बताए, हाँ, बिल्कुल वैसा ही व्यवहार था जी, है ना। सुचित्रा दीदी क्या लगता है, माइक लीजिए ना, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन की जरूरत होती है। एकदम क्रमिक रखे हो बात को, स्टेप बाय स्टेप, तो कोई गैप दिए ही नहीं हो कि हमारे अंदर क्वेश्चन आए, मतलब खूब अच्छा से आप रख रहे हो, क्रमिक, बहुत सुंदर भैया। ठीक है, ठीक, बढ़िया। और कोई बोलना चाहे? आकाश भैया कुछ तो बताओ, क्या आपकी आपको मैं कीन ऑब्जर्वर मानता हूं। नहीं, आप बढ़िया बोल रहे हैं भैया, और जैसा सुचित्रा दीदी ने बोला ना कि इतना अच्छा क्रम से आ रहा है वो, हाँ। तो हम देख ही रहे हैं, जो भैया बोल रहे हैं कि ना बच्चों में कैसे प्रोग्रेशन हुआ वो दिख ही रहा है, इसलिए और सुनने का ही मन है, बोलने का नहीं है। तो मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन में है ये सब बात? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बढ़िया, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद जब स्कूल जाने की आयु है ना बच्चे की, तब तक उसके अंदर अपनी छवि को लेके ना स्टार्टिंग हो चुकी होती है, वो अपनी एक छवि चाहता, तभी वो टीचर को स्वीकारता भी। टीचर को, अध्यापक को, अध्यापिका को वो एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो कि उसको और बेहतर बनाएगा। इसलिए अध्यापक अध्यापिका की बात सर्वोपरि होती है, माता पिता की बात से भी ऊपर होती है ना। तो जितना सम्मान वो अपने टीचर से जोड़ के रखता है, पेरेंट को उतना ही सम्मान उसके टीचर से जोड़ के रखने की आवश्यकता है। इससे कम में वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर माता पिता अध्यापक अध्यापिका का सम्मान नहीं करेंगे तो उसमें शंका पैदा हो जाती है कि सम्मान किसका करूं मैं। तो ये व्यवहार के लिए बहुत ज़रूरी बात है ना। तो आप लोग जिस भी विद्यालय में बच्चे को डालें उसमें ज़रूर जांचें कि आपके इस अध्यापक अध्यापिका का या इधर के जो समूह है इनका सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वहीं पे डालें जहाँ पे उनका सम्मान कर पाएँ आप ठीक से, है ना। नहीं तो बच्चे के लिए दो मैसेजेस हो जाते हैं, उससे वो कंफ्यूज होता है काफ़ी। और कुछ पेरेंट्स की अभ्यास है शहरों में अधिकतर कि अपने को ज़्यादा बताते, टीचर को कम बताते। ये अभ्यास अच्छा नहीं। टीचर के साथ जुड़ के बच्चे को सिखाना है। ये जो आयु है ना बच्चों की, इस वक्त ये मतलब एक दो व्यक्तियों के साथ पूरे तदाकार रहते हैं। तो जितना ध्यान ये उनको देते हैं ना, उतना ही ध्यान उनसे चाहते हैं। उनका ध्यान कहीं और चला जाए ये इनको स्वीकार नहीं होता है ना। हम लोग यहाँ क्लास में होते हैं और दीदी लोग बड़ा मन से बोलना चाहते हैं बात को, जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वो बाइक से हटा देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं कि कहीं और ध्यान दे, है ना। उन्हीं पे सारा ध्यान फोकस रहे हमेशा, है ना। तो इतने को अगर हम पहचान लेते कि चैतन्य इकाई है मूल में, है ना, अभी शरीर को साध रहा है, ध्यान उसकी आवश्यकता है। ध्यान वो जहाँ ध्यान देगा वहाँ से वो सीखेगा। इतने दो तीन बेसिक चीज़ें अगर इसकी फाइन ट्यूनिंग हम कर लेते हैं अपने अंदर और उसको ऑब्जर्व करके चलते हैं तो बच्चों के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती। अब उसके मुद्दे चेंज होते हैं। उसको जो ध्यान जहाँ देगा ना वो आयु के साथ बदलता है। पहले उसको
खेलने कूदने मौज मस्ती करने के अंदर ज़्यादा उसका मन रहता है ना। फिर जब उसके अंदर अपनी ये छवि आने लगती है ना, तब उसको उसके साथ ये बातचीत हो पाती है कि यार तुम समझदार और जिम्मेदार बनना चाहते हो कि नहीं, इस बात को स्थापित किया जा सकता है इसकी स्वीकृति के रूप में। अभी उसको ना समझदार शब्द का अर्थ मालूम होगा ना जिम्मेदार, पर हमारे परिवार में अगर ये बातचीत होती है कि मानव जो है समझदारी जिम्मेदारी पूर्वक जीता है ना, तो वो उसको एकदम सहज रूप में स्वीकार लेगा। तो परिवारों में आपस में संवाद की जरूरत है। किस बात की? हर मनुष्य अपनी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जीता है। पेरेंटिंग का लक्ष्य क्या है? पेरेंटिंग से हम फाइनल क्या रिजल्ट चाहते हैं? बच्चे का अभ्युदय। बच्चा बड़ा होकर समझदार और जिम्मेदार के रूप में प्रतिष्ठित हो, यही लक्ष्य है ना पेरेंटिंग का। अब उसके लिए वो कुछ भी जो भी शिक्षा पाए, जो भी व्यवसाय करे, मूल में हमारी ये चाहना है कि वो समझदार हो जाए। समझदार का मतलब हर परिस्थिति को ठीक से पहचान पाए, उसमें क्या आवश्यक है इसको पहचान पाए, और जिम्मेदार का मतलब है उस आवश्यकता अनुरूप कार्य करने की सक्षमता उसमें हो। यही जिम्मेदारी है कि जो भी परिस्थिति है उसमें जो करने योग्य है उसको कर ले जाए, है ना। तो ये फाइनल हमारा लक्ष्य है, इसके बारे में उसको पता होना चाहिए। जब वो स्कूल जा रहा है उसको स्कूल क्यों भेजेंगे हम, इस बात को हम उससे शुरू कर सकते हैं संवाद को। पर आप सीधा बच्चे से संवाद करेंगे और आप लोगों के बीच में आपस में संवाद नहीं होता है तो उसको काफ़ी अटपटा लगेगा, वो सहज नहीं रहेगा। हमारे परिवारों में बच्चे के आने से पहले ही संवाद पूर्वक निर्णय लेने की प्रक्रिया होनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे दर्शन में परिवार सभा की बात है। तो किसी समय अवधि पर, हफ्ते में, महीने में, हम लोगों को साथ में बैठ के चर्चा करनी चाहिए अलग अलग मुद्दों पे, है ना। बहुत सामान्य चीज़ है, जैसे भाई हमारा समय कैसा बीत रहा है, मन को कैसा लग रहा है, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी खराब लगी, ऐसी शेयरिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई स्वरूप परिवार में होना चाहिए। ऐसे क्रम में चलते चलते कोई भी बड़ा निर्णय होता है, उसके बारे में उस सभा में चर्चा हुई, तो इससे क्या होता है, इससे सबको पता है कि ये निर्णय हुआ है और ये व्यक्ति अब ये करने जा रहा है ना। जैसे व्यवसाय के अर्थ में कोई निर्णय हुआ तो बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके कान में तो बात पड़ गई कि अच्छा पापा के व्यवसाय में ऐसा हो गया या कुछ हो गया, उनको ये करना है, अच्छा उनको कहीं घूमने जाना है। जैसे मेरा होता था, मैं शिविर के लिए जा रहा हूँ या अध्ययन के लिए देहरादून से आ रहा हूँ या कुछ कर रहे हैं, तो उनको पहले से ही मालूम है कि पापा अगले सप्ताह कहीं जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन उठा के बैग लेके जा रहे, आप कहाँ जा रहे हो, मैं इधर जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो हमारे परिवार में जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन है, उसकी बहुत ज़रूरत है ना। ऐसे अगर वातावरण होगा, उसमें बच्चे को जब विद्यालय आपको जाना है, विद्यालय में एडमिशन कराने से पहले उससे बातचीत शुरू हो जाए। 2-3 साल की आयु से भी तुम बड़े हो गए, तुम भी विद्यालय, भाई बहन जाते हैं आसपास जितने अड़ोस पड़ोस में घर में हैं, उनको बताया जाए देखो विद्यालय जाते हैं। क्यों जाते हैं? विद्यालय में जाने से हम अच्छे बनते हैं। अच्छे का मतलब हम समझदार और जिम्मेदार बनते हैं। ऐसी कोई भाषा उनके साथ जोड़नी पड़ेगी। तो स्कूल की स्वीकृति स्कूल जाने से पहले होनी है उनमें। क्यों होनी है? क्योंकि वो सही का पक्षधर है, वो समझदार जिम्मेदार बनना चाहता है, इसलिए वो खुद से जाएगा। उसमें उसके लिए उत्साह होना चाहिए, है ना। अब उसका जात जो भी वार्तालाप होना है, जो भी बातचीत होनी है, क्योंकि उसमें ये छवि को अपनी को निखारने की एक चेष्टा शुरू हो चुकी है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं 7-8 साल के, वो कुछ कर रहे हैं अपना, है ना, और हमें उचित नहीं लग रहा है, हम उनसे बोलते हैं मत करो, है ना, पर हम उनके तर्क को संतुष्ट नहीं कर पाते और वो फिर जिद में या जो भी करते रहते हैं, उस काम को रोक नहीं पा रहे। इसका कारण ये है कि हमारे पास कोई संवाद की विधि नहीं है जिसमें हम ठीक से उनके साथ मूल्यांकन प्रक्रिया को कर पाएं। तो हमारे को आपस में एक दूसरे का मूल्यांकन करने के लिए कोई प्रक्रिया चाहिए। तो उसका मूल्यांकन होने के लिए बच्चे का कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। मूल्यांकन हमेशा किसी रेफरेंस से होता है, बिना रेफरेंस के कोई मूल्यांकन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मेरा आज मन खुश है तो तुम्हारी ये शैतानी मेरे को स्वीकार, और आज मेरा मन ठीक नहीं है और तुम्हारी ये जो गतिविधि है मेरे को स्वीकार नहीं। अभी तो ऐसे ही होता
बच्चा टीवी देख रहा है ना, हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं, देखता रहे, आज हमारा मन ठीक है, किस दिन हो सकता है खराब हो, क्या तुम हमेशा टीवी देखते रहते हो, चलो इधर से पढ़ाई करो। हमारे साथ ऐसा होता, हम जब बचपन में थे, है ना। तो ये जो हमारे मूड के साथ ये चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। मूल्यांकन स्थिरता के आधार पे होता है और उसकी कोई रेफरेंस चाहिए। तो रेफरेंस का पहला बिंदु यही है कि भाई तुम भी समझदार जिम्मेदार के रूप में स्थापित होने, मैं भी समझदार जिम्मेदार के रूप में स्थापित होना या हूँ, तो मेरा मूल्यांकन भी इसी बिंदु पे होगा, तुम्हारा भी इसी पे होगा। तो बच्चे के साथ वो रेफरेंस पॉइंट आना जरूरी है। तो जब बच्चा कोई चीज़ बोले जो लगता है आपको कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए, पूछिए, बताइए इसमें समझदारी वाली बात क्या है, इसमें जिम्मेदारी मेरे को समझ में नहीं आ रही, आप बता सकते हो। ये 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ इस तरीके की बातचीत हो सकती है ना। लेकिन ये पहले दिन से आप बोलोगे और वो सब सही से जवाब देने लगेगा, ऐसा नहीं। ये सब अभ्यास है ना, ये अभ्यास करने पड़ते हैं। हमारे को अपने को उस मोड में लाना पड़ता है, तब जाके बच्चा उसको स्वीकारता। क्योंकि 7-8 साल का बच्चा आपके ऊपर प्रश्न लगाएगा ही, उसके अंदर अनुसरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उससे पहले आपके आज्ञा पालन में वो चलता था, वो बिना क्वेश्चन करके चलता था। अब वो आपकी आज्ञा पालन में उसको जांच के परख के चलेगा, है ना। तो जो आज्ञा पालन की स्थिति, 3 शिक्षा के 3 भाग बताए ना बाबा जी ने, है ना। एक तो आज्ञा पालन है, दूसरा अनुशासन है, तीसरा स्वनुशासन है। तो जो आज्ञा पालन होता है उसके अंदर पहले अनुकरण प्रधान रहता है ना। और अनुशासन में जो होता है उसमें अनुसरण प्रधान रहता है। और इसका ट्रांजिशन आज्ञा पालन से अनुशासन में, यानी पहले वो देखा देखी कर लेगा चीज़ें, आपके सीधे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर लेगा। थोड़े दिन बाद क्या होगा, आप जो उसको आदेश निर्देश उपदेश जो देंगे उसको वो जांचेगा और उसको उचित लगेगा तो उसको करेगा। ये अनुशासन की स्थिति में वो आ गया पूरा, अगर वो उसका पूरा जीना इस विधि से आ गया तो, है ना। तो ये आज्ञा पालन से अनुशासन के अंदर जाने की बात है उसकी। तो अब आपके पास इस स्टेज को, इस ट्रांजिशन को सपोर्ट करने के लिए प्रक्रियाएं होनी पड़ेंगी। पहले जो हमारा काम चल जाता था, बेटा ये कर दो, अच्छा प्यार से बोलो, नहीं तो थोड़ा सख्त आवाज करके बोल दो, कर ही देता था बच्चा। अब वो काम नहीं करेगी। हमारी अपेक्षा ये बनी रहती है पेरेंट के रूप में कि हमारी बात को वो हमेशा माने। ऐसा है कि नहीं है? आज्ञा पालन किसी भी आयु तक करता रहे, है ना। अभी तो ये भी अपेक्षा 50 साल का है बच्चा, पिताजी 80 साल के है तो भी आज्ञा पालन। 8-10 साल की आयु के बाद आज्ञा पालन की अपेक्षा रखना अन्याय है, यह समझ लेना चाहिए। मानव है, चैतन्य इकाई है ना। स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्रता को प्रमाणित करने के लिए शरीर यात्रा में, तो उसकी स्वतंत्रता को हमें पुष्टि करनी है। स्वतंत्रता का मतलब है स्वेच्छा से व्यवस्थित होकर जीना, स्वयं से नियंत्रित होकर जीना, है ना। तो उसको व्यवस्थित होना, नियंत्रित होना, उसके लिए अभ्यास कराने, उसके लिए उसके अंदर तर्क शक्ति का प्रकटन हो चुका है, वो उसका प्रयोग करने लगता है। तर्क शक्ति के साथ साथ उसके साथ प्रवृत्तियां जो होती हैं उसकी, है ना, जो कि 2 विधि से होती है। एक तो बचपन से जो देखा है, उसने पहचाना है, अधिकतर तो उससे कोई चीज़ों को उसको पसंद आती है, वो प्रवृत्तियों के रूप में आ जाती हैं। कुछ उसके पिछले शरीर यात्रा की भी प्रवृत्तियां हो सकती हैं, है ना। इन सब का मूल्यांकन, इन प्रवृत्तियों का संयत होने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया आवश्यक है। ठीक है। 8, 10, 11, 12 साल की आयु तक बच्चे की ना जो बेसिक पर्सनालिटी है पूरी शरीर यात्रा के लिए, वो स्थापित हो जाती है। तो बहुत क्रिटिकल पीरियड है ये, और इसमें हमारी सबसे ज़्यादा ढील है, और इसके बाद वाले पीरियड में हम ज़्यादा सख्ती करते हैं, है ना। उस पर ध्यान देने की बात है। तो बच्चे के अंदर जो मूल्यांकन का आधार है वो यही है कि बिंदु, उसका लक्ष्य ये है कि भाई तुम समझदार जिम्मेदार होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते। ये उसके अंदर कहीं बचपन से पहले गहरे में बैठ जाएगा। तो सारी बातचीत उससे, है ना, इसी संदर्भ में कि भाई ठीक है तुम ये कर रहे हो, ये मैं नहीं कनेक्ट कर पा रहा कि ये समझदारी कैसे है या जिम्मेदारी कैसे। तुमने ये काम किया,
मुझे तो जिम्मेदारी का नहीं लग रहा, तुम्हें लगता है तो बताओ कैसे है। आप उसको स्पेस दीजिए उस बात को रखने देने के लिए। 2-4 बार 10 बार करेंगे तो आपके बीच में एक बातचीत करने का एक स्तर विकसित हो जाएगा, है ना। पर इसमें जो सबसे बड़ी चीज होती है वही होती है, वही प्रक्रिया वो आपके साथ भी प्रयोग करेगा कहीं कहीं आपके आचरण को लेके। उधर आपको भी उतनी ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। देखिए चैतन्य इकाई जो है ना वो बराबरी चाहती है। अभी उसकी योग्यता पात्रता काफी कम हो सकती है आपसे, पर भाव रूप में आज भी वो बराबरी चाहता है। तो उसको कैसे प्रदर्शित करता है, वो आप पे सवाल लगाता है। फेस किया आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने बच्चों से? करते ही रहते हैं ना। कितना भी छोटा हो कभी ना कभी लगा ही देता है प्रश्न। अब उसको हम कब तक बोल देंगे कि हम बड़े, हमें तुमसे ज्यादा पता है ना। हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा समझदारी और जिम्मेदारी से जोड़ के। जितना दे पाएंगे उतना उसका संस्कार रोपण होगा। ये मूल मुद्दा है उसके अंदर। अब उसके मुद्दे चेंज होते हैं। पहले उसके घर में किसका ध्यान चाहिए, क्या गतिविधि करनी है, फिर उसके दोस्त बनते हैं, दोस्तों के साथ समय बिताना है, ये ज़्यादा बड़ा मुद्दा हो जाता है उनके लिए। खेल कूद बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। फिर उसके बाद उनका जो उनके सीखने समझने के जो चीज़ें शुरू होती है, विद्यालय में आके जब तीसरी चौथी में आ जाते हैं तब उनके पास मतलब क्या सीखना चाहते हैं, क्या कहाँ पे मन लगाना चाहते हैं, ये सब बहुत सारे मुद्दे आने लगते हैं। कभी कहानी की किताब चाहिए उनको, कभी उनको खेल कूद में ही जाएं, कोई एक्टिविटी में, म्यूज़िक में, इन सब में, डांस में, किसी एक्टिविटी में वो कोई ना कोई हॉबी को पकड़ना चाहेंगे, है ना। ये 10 साल की आयु के आसपास शुरू होने लगता है ना। तो ऐसी किसी गतिविधि में उनका मन लगता हो तो उनको सिखाने में, सीखने में बहुत अच्छा रहेगा। इन सब गतिविधियों में मन साधने का भी काम होता है ना। लेकिन मन साधने के लिए ये जो संवाद है ये साथ में बना रहना बहुत जरूरी है। केवल एक्टिविटी से पूरा मन नहीं सधता है, पर उससे अटेंशन स्पैन्स जरूर बढ़ते हैं। आज की डेट में ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत कम होने से ले दे के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट रह गए हैं, जिसकी वजह से अटेंशन स्पैन्स बहुत छोटे होते जा रहे हैं। बच्चे का ध्यान ही नहीं टिकता किसी चीज़ पे, थोड़ी देर में भागता है इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे ऐसे। आप लोगों के घरों में जो बच्चे हैं उनमें कुछ में देखने को मिलता होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। इसके बाद जो एक मेजर मुद्दा आता है वो यही आता है कि जो उनके फ्रेंड्स के साथ जो उनके रिलेशनशिप है, धीरे धीरे शरीर के प्रभाव के अंदर आके ये लड़के लड़की के प्रति जो आकर्षण है, ये वाले मुद्दे भी आते हैं, है ना। तो इन सब मुद्दों को आयु के से पहले, देखिए कोई भी चीज़ है, समझदारी का मतलब होता है योजनाबद्ध विधि से जीने का नाम, है ना। जब आग लगेगी घर को तब कुआं खोदेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आग लग सकती है इसलिए पानी का इंतजाम पहले से करेंगे, आग बुझाने का इंतजार पहले से रखेंगे, इसको समझदारी कहते हैं। हमारे घर में आज बच्चा पैदा हो रहा है तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि 15-16 साल की आयु में इसको आकर्षण होने वाला है, तो इसकी तैयारी पहले से की जानी है कि नहीं की जानी। अभी समस्या है क्या तैयारी करें, है ना। इसी प्रकार से उसको खेलने कूदने में मन लगेगा, उसको यार दोस्तों के घर जाने का मन करेगा। जितने भी मुद्दे बचपन में आते हैं सबके सामने, सबसे गुजरना है बच्चे को, आपके बच्चे को भी गुजरना है, वो कोई विशेष नहीं है, सभी बच्चे गुजरते हैं, इसलिए ये बच्चा भी गुजरे। इसको संतुलित कैसे किया जाए, ये तो मुद्दा है। तो बच्चे का हर आयु में कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा अपने दिशा से भटकता है। उसके कुछ कारण होते हैं, उनके अध्ययन के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हुई हैं, समाज में की हुई हैं। हमको जो दर्शन से समझ में आता है कि उसकी अगर परिवार में लोगों के साथ मन लगा रहता है, संवाद चलता, मन लगने का मतलब जहाँ पे वो पारदर्शिता के साथ संवाद करता रहता है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बहुत सारी बातें खुल के होने से और पहले से तैयारी होने से ये सब जगह पे भटकना नहीं होता। हम लोगों के जो बच्चे थे, हम लोग उनके साथ काफ़ी अच्छे से बात करते रहे, है ना। वो सामान्य स्कूलों में ही गए और उनके साथ इन सब मुद्दों पे पहले से ही बात, क्योंकि क्या रहा, इसका दूसरा कारण ये भी है कि मेरे जो भाई बहन हैं उनके भी बच्चे, हम सभी के 4 भाई बहन हैं, सबके 2-2 बच्चे, 8 बच्चे हैं, है ना। तो कुछ इनसे बड़े हैं, कोई इनसे छोटे थे। तो जो बड़े भाई बहन थे उनके जो मुद्दे हैं उनके बारे में इनको पता चलता रहा पहले से, उसके बारे में हमारे घर में बातचीत होती रही।
है ना, उनकी आपस में कजिन्स के बीच में बातचीत होती रही। तो इससे ये सारे एक्सपोजर मिलने से जो हम लोगों ने अपने घर में काम किया वो यही किया कि ये जो लड़का लड़की का संबंध है ये किस आशय में, पहले इसको पकड़ लीजिए, है ना। तो बच्चों को ये बताया कि भाई एक पति पत्नी संबंध होता है। पति पत्नी संबंध मानव परंपरा की निरंतरता के अर्थ में है, जिसमें दो जिम्मेदारियां हैं, एक शरीर परंपरा को बनाए रखना, दूसरा ज्ञान परंपरा को बनाए रखना, इस अर्थ में है। तो ये दोनों बातें सिद्धांतिक रूप में पहले से उनके साथ होने लग गई, है ना। अब एक आयु में आके शरीर परंपरा को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक विधि से बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे वातावरण में गौशाला है, सब कुछ, इससे पता चल ही जाता है बच्चों को क्या होता है, और कुछ सूचना देने की जरूरत पड़ती है, उसको आप दे ही सकते हो। उनको मालूम होना चाहिए कि ये शारीरिक संबंध से ही संतान प्राप्ति होती है, तो शारीरिक संबंध का उद्देश्य संतान प्राप्ति है, ये बात उनके अंदर पहले से, जब तक उनके अंदर शरीर में परिवर्तन हुए, ये बात स्थापित होना जरूरी है। क्योंकि जब वो ये पता नहीं है तब ये प्रभाव उनको जो प्रभावित करेंगे उसका संतुलन बिंदु उनको नहीं मालूम चलेगा। संतुलन बिंदु की पहचान पहले से, प्रभाव के आने से पहले मालूम होनी चाहिए बच्चों को, है ना। और ये किस संबंध के अंदर है, ये माता पिता जो है वो पति पत्नी के रूप में भी है, इसी संबंध के अंदर होती है, इसी से संतान मिले, इसी से आपका आना हुआ है। और ये एक अनुशासित संबंध है, एक जिम्मेदारी का संबंध है ना। मेरा एक भतीजा है, वो इधर आके 6 महीने का अध्ययन करके गया, अक्षय बेटा जी, कुछ जानते भी होंगे लोगों ने। तो एक टाइम पे उससे बात हो रही थी, तो वो बोल रहा था कि किसी व्यक्ति, उसकी कोई फ्रेंड थी, उसके प्रति उसको लग रहा था कि हम लोग अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए हैं। तो उसका मतलब क्या पूछा उससे, तो बोला कि अब हम केवल एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं। तो बोले इसका मतलब क्या है, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। उससे बहुत सारी विद्या के संदर्भ में, जीवन, शरीर, है ना, संबंधों के संदर्भ में पहले से भूमिका बनी हुई है, उस भूमिका के बेसिस पे बात हो रही। तो उसने बोला नहीं, हम केवल एक दूसरे को ध्यान देंगे। तो मैंने बोला इसका मतलब तुम दूसरे अपने जो मित्र हैं उनको ध्यान नहीं दोगे क्या। तो बोले नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो मैंने बोला फिर क्या मतलब है एक दूसरे को समर्पित हो गए। तो जो भी वो उत्तर देता था, मैं उससे ये पूछता था कि आप ये दूसरे मित्रों के साथ नहीं करोगे क्या। तो वो बोलता था नहीं, हाँ करेंगे। तो फिर ले दे के फिर यही बचा कि तो इसमें जो एक बात आती है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर इसमें कोई शारीरिक संबंध की बात नहीं है तो ये तो एक सामान्य मित्र संबंध के रूप में ही है, इतनी सी तो बात है। 12, 13, 14, 15 साल की आयु में बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो बना रहे हैं इस वक्त, उनके अंदर शारीरिक संबंध बनाने की कोई कल्पना भी नहीं होती है, या बहुत दूर होती है। अभी उनको केवल वो व्यक्ति अच्छा लग रहा होता है। कोई भी लड़के को, कोई लड़की का कोई गुण अच्छा लग रहा होता है, रूप अच्छा लग रहा होता है, ऐसे किसी को लग रहा होता है। किसी का कोई गुण अच्छा लगना अपने में अच्छी बात है। मित्रों के रूप भी अच्छा लगना चाहिए, गुण भी अच्छे लगने चाहिए, लेकिन उसकी इतनी ही सीमा है। वो हमारा मित्र है, उसके हमारे को रूप भी अच्छा लगता है, उसके हमारे को गुण भी अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने का मतलब है कि हम पति पत्नी संबंध के लिए संकल्पित हो गए, उसकी कुछ निश्चित जिम्मेदारी है। ये सब बातें कब होनी है, पहले से होकर रखनी। जब ये गंभीरता से इस संबंध को देखने लगते हैं तो अपने आप से संतुलित होने लगते हैं। ये हमने अपने बच्चों के साथ करके देखा है ना, घर परिवार के, तो इसमें काफ़ी सफलता मिली। इसके अंदर हमारे को कोई समस्या नहीं आई, बड़े आराम से। दृष्टा वगैरह जब स्कूल में थे, उनके मित्र मंडली में काफ़ी ऐसे संबंध थे, लेकिन एक बार उसका 10वीं में के आसपास रही होगी दृष्टा, उसके जन्मदिन के दिन उसके फ्रेंड्स घर आए। मुझे पहले से ही खबर थी कि उसके कुछ फ्रेंड्स के बीच में आपस में सब चल रहा था। तो ऐसी उनकी बातचीत में मैंने पूछ लिया उनसे कि भाई ये मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। तो थोड़ा सा खी खू करके फिर बोले हाँ ठीक है, ऐसा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो दृष्टा के साथ आप लोग को क्या लगता है, किसी का है कि नहीं। तो मेरे को सीधा ये बोले, अंकल आप कैसी बात करें, दृष्टा के बारे में तो हम ऐसा सोच ही नहीं सकते। उसकी जो छवि बनी हुई थी स्कूल के अंदर, उसके फ्रेंड्स के बीच की बात कर रहा हूँ, कि फ्रेंड्स का नज़रिया ये है कि ये जो चीज़ है थोड़ी कम गंभीर बात है, और जो दृष्टा की छवि है वो गंभीर है।
उसके व्यक्तित्व से ऐसी स्वीकृति उसके मित्र मंडली में बनी हुई, और उसमें कोई विशेष बात नहीं है। इतना ही है कि वो जो बात करती थी वो समझदारी जिम्मेदारी का कहीं रेफरेंस रखती थी, क्योंकि बड़ी बहन में ऐसा था, छोटी बहन का भी ऐसी छवि बनी हुई थी। तो उनको कोई अप्रोच ही नहीं किया, जहाँ तक मेरी जानकारी है। पीछे से कोई किया हो तो मेरे को, मैं नहीं कह सकता, पर मेरी जानकारी तक अभी तक तो नहीं किया कोई उनको स्कूल वगैरह में, है ना। या कोई किया होगा उसको जल्दी से ख़त्म कर दिया उन्होंने। दृष्टा के बारे में तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि कोई अप्रोच भी नहीं, क्योंकि ये डायलॉग 10वीं तक का है, मैंने सुना है। वो लोग तो अपने आप में संतुलित ही रहे, उनके मित्र अच्छे रहे, मित्र मंडली आज तक लोग दोस्त हैं, बच्चे आते हैं, घर में आते हैं, सब रहते हैं और काफ़ी पारदर्शिता के साथ रहते हैं, उनको कोई ये नहीं रहा। मेरे परिवार में मेरे ही जो भांजियाँ हैं, उन लोगों के ऐसे मित्र बने, उन्होंने शादी संबंध भी बनाया और अभी बढ़िया से जी भी रहे साथ में, ये भी देखने को मिला। मूल मुद्दा है इस संबंध में पति पत्नी संबंध के अंदर जाके संरक्षित होता है, और ये एक जिम्मेदारी पूर्वक संबंध है, ये बात स्थापित होना बहुत जरूरी है। इससे कम में, है ना, इसको हम हटा नहीं सकते अपने वातावरण में से इस वक्त। इस बात को बच्चों को इस बात से छुपाया नहीं जा सकता। हम सोचें कि बच्चों को ये बात का पता ही ना चले, क्या ऐसा संभव है? आज की डेट में 14, 15, 16 साल के बच्चों को ये सब मुद्दे पता होंगे कि नहीं पता होंगे? उनकी इसमें जिज्ञासा या कौतूहल होगा कि नहीं होगा? इसको अवॉइड किया जा सकता है क्या? तो अवॉइड नहीं किया जा सकता तो क्या विधि होगी? इसको एड्रेस करना पड़ेगा, यानी इसको हमारे को जिम्मेदारी पूर्वक इसका समाधान प्रस्तुत करना पड़ेगा। और उसके लिए तैयारी पहले से 8-10 साल की आयु से, है ना, बच्चों को जब शुरू हो जाता है ना एक दूसरे के प्रति स्वीकृति, छोटे बच्चों में भी होता है, मेरे को ना ये अध्यापिका जी बहुत अच्छी लगती है, मेरे को ये भैया बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसा शुरू हो जाता है। इसको बताया जाना चाहिए कि हाँ, हम जिनके बीच में रहते हैं हमको वो लोग अच्छे लगते ही हैं, ये सामान्य बात है। मनुष्य को पसंद करना अच्छी बात है, सामान्य बात है। इसको किसी एक चीज़ घटना को लेके हमें बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, वो दबाव बहुत ज़्यादा भारी पड़ता है बच्चों को, उससे गिल्टी फीलिंग आता है उनके अंदर। अच्छा लगना कोई बुरी बात नहीं है, इसकी मर्यादा क्या है इससे अवगत रहना, है ना। किसी की बोलने की शैली अच्छी लगती है, किसी का कोई काम करने का ढंग अच्छा लगता है, किसी का खेल कूद अच्छा लगता है, किसी की पढ़ाई लिखाई अच्छी लगती है, इसमें क्या बुरा है? आपस में तो पसंद आना ही चाहिए, अच्छा लगना ही चाहिए, सब उसी से प्रेरणा बनती है एक दूसरे के साथ। पर उसकी मर्यादाओं को साथ में ध्यान रहे, उसके लिए हमारे को तैयारी करनी है पहले से। काफ़ी सारी बात हो गई क्योंकि ये ऐसा थोड़ा सा मुद्दा है, इसमें प्रश्न उत्तर से ज़्यादा अच्छे से होगा, तो आप लोगों के कुछ इसमें प्रश्न उत्तर हो तो बताइए। ये वाला या इससे पहले वाला भी बताइए। किसी को इस पूरी बात में अभी तक कोई आपत्तिजनक बात हो तो जरूर बताइए, ठीक ना लगती हो तो। रोजी भाभी, हाँ बताइए। भैया जी, जो आपने बोला कि एक एज के बाद वो शरीर का आकर्षण शुरू हो जाता है, जैसे मनन बेटा जी को देखें तो 13 साल के हो गए, तो अभी से उनसे कैसे बातचीत शुरू करें वो समझ में नहीं आता कभी कभी। हाँ ठीक। तो दीदी उनके अंदर ना शरीर में बदलाव शुरू होता है एक आयु के बाद, ये तो बायोलॉजी है शरीर की। उस बदलाव के कारण उनका ध्यान दूसरे के प्रति जाने लगता है। जब उनके शरीर में बदलाव हो रहा है, पहला ध्यान उनका शरीर के प्रति नहीं जाएगा, पर वो दूसरे व्यक्ति को किसी रूप में पसंद करना शुरू कर देंगे। उनके अंदर जो भाव होगा ना वो काफ़ी शुद्ध होगा शुरू में। जब ये आयु होती है, जब ये प्रभाव शुरू होता है, तब वो सामने वाले व्यक्ति के किसी बोलचाल से, किसी खेल कूद से, किसी स्टाइल से, इन सब से प्रभावित ज़्यादा होते हैं, है ना। उनको अच्छा लगता है और बहुत इनोसेंट होता है वो। धीरे 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 करके वो आगे जाके उनका शरीर के प्रति आकर्षण के रूप में बदले। वो काफ़ी लेट है, वो 17, 18, 19 साल की एज। शरीर के प्रति इस इलाके में मेरे को नहीं मालूम ज़्यादा, लेकिन सामान्य तौर जो हमने देहरादून में देखा था, और ये मेरे 5-7 साल पुरानी रीडिंग है, वहाँ पे तो शरीर के प्रति जो आकर्षण है वो 17, 18, बहुत जल्दी वाला वो 16 की आयु में,
कुछ अपवादवश किस्से होते हैं उनका मैं नहीं, बस सामान्य तौर की बात कर रहा हूँ। तो पहले भी उनका आकर्षण जो है वो कामुकता के आधार पे नहीं है, वो सामान्य बात है। वहाँ से संतुलित होने की बात है, वहीं पे ठीक से मर्यादित करने की बात है। हाँ, आपको ये बहन जी का ये अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, तो बढ़िया बात है ना। आप भाई बहन हो या मित्र हो, जो भी आप जिस भी संबंध में उन्होंने स्वीकार रखा, उसी की पुष्टि कीजिए। इसको यहाँ पे गलती होने की एक संभावना है। यहाँ पे अगर हम ज़्यादा चेक करेंगे ना बच्चे को, देखिए वो मानव को जिस चीज़ के लिए मना करते हैं ना, उसका ध्यान उसी में सबसे ज़्यादा जाता है। एक इसके अंदर एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति होता है, उसको पता चलता है कि एक ना बहुत दूर की, सबने सुनी होगी शायद, उसको बेसिकली वो सूत्र मिलता है कि तुमको जब साधना करने बैठोगे ना तो बंदर को याद नहीं करना है, उसको बंदर याद आता है। तो हम जिस चीज़ के लिए से रोकना चाहते हैं, उसके लिए मना करते हैं, उसके ध्यान में उसी को रीइंफोर्स करते रहते हैं सारा टाइम। मना करने से कोई चीज़ रुकती नहीं है, संतुलित होने से मर्यादित होती है। संतुलन बिंदु ढूंढने हमें। मित्रों में एक दूसरे को पसंद करना कोई गलत बात नहीं, किस संबंध के अंदर पसंद कर रहे हैं यही उसकी मर्यादा है। संबंध के बारे में उसको बार बार जागरूक किया जाए। बच्चे आपके साथ संवाद खुल के कर पाएं, ऐसी उनको परस्परता मिले। जो मन में चल रहा है वो आपके साथ शेयर कर पाएं। अगर आप ज़्यादा रोक टोक वाले हैं तो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। रोक टोक हम किस लिए करते हैं? ताकि वो संतुलित हो जाए। रोक टोक से कोई संतुलित होता है? हम शिविरों में पढ़ाते हैं कि मानव गलती से गलती, अपराध से अपराध और युद्ध से युद्ध नहीं रुकता है। रोक टोक से कोई नहीं रुकेगा। उसके लिए उसको आप समझदार हो, जिम्मेदार हो, या आप समझदार बनना चाहते हो, जिम्मेदार बनना चाहते हो, इसकी स्वीकृति होना 4-5 साल की आयु से शुरू करा दीजिए। अब या जितनी आयु में आज है उससे। अपने अभिभावक विद्यालय में तो बच्चों के अंदर ये स्वीकृति अगर देखें तो अधिकतम में मिलती है ना। चाहे इस भाषा के रूप में ना हो पर ये भाव रूप में तो मिलती है, क्यों दीदी, है ना। इसमें उनको इसी के रेफरेंस में बात की जाए। पर इसके अंदर जो मुड़ के वो आपसे पूछेगा जब, ये आप ये समझदारी कैसे कर रहे हो या जिम्मेदारी, इसको ईमानदारी से उत्तरित नहीं करोगे तो वो स्थापित नहीं होगा वो प्रक्रिया। उसकी जो परीक्षण की नज़र है ना, उसका सम्मान होना पड़ेगा। आप उसके परीक्षण से बच नहीं सकते। पेरेंटिंग का सबसे बड़ा जो टेस्ट है ना वो यही है। जो बच्चा आपका परीक्षण कर रहा है, आप उसको अवॉइड करते हो या उसमें सम्मान पूर्वक उसको निभाते हो, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। और ये बड़े आराम से निभ सकता है। एक छोटी सी बात हमें स्वीकारनी, और हम स्वीकार ही रहते हैं अंदर कि हाँ भाई हम पूरे नहीं हैं। हम पूरे नहीं हैं तो हमसे कम ज़्यादा तो होता ही है ना। तो जब कम होता है तो स्वीकार लिया जाए, कमी हो गई, क्या परेशानी। बच्चे के सामने भी स्वीकार लिया जाए, इससे अपने अंदर ही आराम आता है। पर बात यहाँ पे रुकती नहीं है। मुझसे गलती हो जाती है, मैं स्वीकार लेता हूँ, लेकिन मैं सुधरना चाहता हूँ, इसके लिए प्रयासरत हूँ, ये सूचना भी उसको जानी। बच्चे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती हो ही जाती है, पर तुम सुधरना चाहते हो ना, उसके लिए क्या प्रयास है, ये प्रयास कर ही सकते हो, ये अभ्यास कर ही सकते हो। इस डायलॉग से को अगर हमने परिवार से बाहर किया या इसको पूरा ध्यान नहीं दिया तो जो घटनाएं घट रही हैं समाज, वो हमारे परिवार में घटेंगी। हाँ दीदी। जैसे टीनेज में आते हैं तो बच्चों में जैसे उनका रूप को लेके पहनना और पास कीजिए मैं, बच्चों का रूप को लेके थोड़ा दिखने लग जाता है, पहनना ओढ़ना, तैयार होना। हाँ। तो इस तरह का चीज़ें आती है। हाँ। तो उसको हमको कैसे टैकल करना चाहिए? और दूसरा, खास करके लड़कियों में आता है ये चीज़ जी, और देखा देखी ही करते हैं ज़्यादा करके, मेरे को ऐसा दिखता है वो जी। और दूसरा, उस समय लड़का लड़की का वो मर्यादा उनको कैसे करके, एक तो संवाद पूर्वक हुआ, लेकिन हाँ। करने के रूप में भी तो कुछ करना ही होगा हमको। वो लोग साथ साथ, मतलब कितना साथ साथ रहते ही हैं आजकल। हाँ। उनका खेलना बैठना, मतलब कैसे हमको किस तरह से उसको करें, मतलब करने के रूप में। एक तो संवाद के रूप में समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो एक प्रोसेस है, समय लगेगा जी। तो उस बीच में करने वाला भाग को कैसे करें अपन? ठीक है दीदी।
इस बात को उत्तरित करने से पहले एक बात को मैं पहले फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसे हम पूरे नहीं हैं वैसे वो भी पूरे नहीं। जैसे हमसे गलती होती है उनसे भी गलतियाँ होंगी, इस बात को स्वीकार के चला जाए। बच्चा गलती करेगा कि नहीं करेगा? हर आयु में करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। वो उतनी ही बड़ी गलती है जैसे वो बचपन में करता था, उसको उतने स्वरूप में ही देखा जाए, उसको बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना किया जाए, है ना। इसको सुनने के बाद फिर अब बात हो सकती है, ठीक। तो बच्चे जो हैं उसी चीज़ में अपना मन लगाते हैं जिसको वो श्रेष्ठ मानते हैं। जब उनका आचरण हम देख रहे हैं कि वो एक तरफ जा रहा है, तो उनके अंदर जो वैल्यू सिस्टम डेवलप हुआ है उसमें इसको कुछ महत्व दे रहे हैं वो। तो यानी इसकी समीक्षा कुछ होने की आवश्यकता है। समीक्षाएं कभी भी कोई जिस घटना में जिस वक्त इन्वॉल्व है उस वस्तु के साथ, उस वक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त वो स्वीकारेगा नहीं। बच्चे को कहीं बाहर जाना है, दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जाना है, आप उस वक्त पिक्चर देखने की समीक्षा करेंगे तो आपको सुनने वाला नहीं। ये बात अलग से होनी है, पहले से होनी है ना। ये अब ये मतलब ये कोई पॉइंटेड प्रोग्राम भी नहीं हो सकता है। हमने देख लिया कि बच्चा अच्छा हमारा पिक्चर देखने गया था, तो आप वेट करेंगे 1 महीने बाद फिर उस बात को छेड़ेंगे, ये स्ट्रैटेजिक भी नहीं है। तो इसका इलाज समाधान क्या करने वाले पक्ष का? नियमित संवाद परिवार में। हम जो भी कर रहे हैं, जहां भी हमारा मन लग रहा है, आपका, भैया का, बच्चों का, इसकी शेयरिंग की जगह कहाँ है? वो संवाद की हमारे को परिवार में जरूरत है। हमें जो अच्छा लगा, हमने जो सही किया, हमें जो खराब लगा, जो हमसे गलती हुई, सब की शेयरिंग की जगह है। ये जो खुल के बात होने की जगह है ना, वहां से वैल्यू सिस्टम डेवलप होते हैं, है ना। इसमें बनावटीपन नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, है ना। इसके अंदर हम बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ बातें बोलें, ये भी नहीं चलता। इसमें हमें ईमानदारी से मतलब सहज होकर बात करनी है। इसलिए परिवार सभा की भूमिका है। हम जो भी लोग मिलके साथ रह रहे हैं, सब बातचीत करें, किस हफ्ता में, दिन में, जो भी आपको फ्रीक्वेंसी ठीक लगती है। हमारा ऐसा रहा। वो प्रक्रिया को स्थापित होने में कुछ आइटरेशंस लगेंगे। एक तो ये मुद्दा है, संवाद ऐसे 1-to-1 की बजाय मिल के हम शेयर कर रहे हैं, और उसमें आप भी जो भी निर्णय ले रहे हो, है ना, परिवार के बारे में, अपने काम के बारे में, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, उसको आप पहले से ही इन्फॉर्म कर रहे हो। तो अपेक्षा भी बता दी जाए कि भाई सभा का मतलब ही है कि हम पहले से ही बताएंगे हम जो भी करने जा रहे हैं एक दूसरे को। तो उनका भी धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा शेयर करने का, है ना। तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो ये आपस में करने वाला एक भाग तो ये। और दूसरा, जो बच्चा कर रहा है उसमें शामिल होने की ज़रूरत है कई बार। तो हमने तो यही किया कि बच्चों को जब फ्रेंड्स अच्छे लगते थे तो फ्रेंड्स को घर बुला लो यार अपने। हम मना करने की बजाय हमें यही लगा कि हमारे प्रेजेंस में, है ना, उनका अपने आप से जो एक्टिविटीज़ है वो नियंत्रित रहेगी। थोड़ा थोड़ा करने से फिर उसके बाद उनके फ्रेंड्स भी हमारे से फेमिलियर हो गए। उनका एक ध्यान हमारे साथ जुड़ने से, हमारे प्रति सम्मान जुड़ने से, हमारा उनके प्रति सम्मान जुड़ने से, वो भी अपने को एक रूप में मर्यादित मानते थे, है ना, हमारे स्मरण से ही। तो बच्चों के साथ जो रहना होता था तो स्मरण पूर्वक वो मर्यादा को फॉलो करते। हम डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते बच्चों के फ्रेंड से। तो हमारे बच्चों का फ्रेंड सर्कल में हम इंक्लूडेड रहते हैं एक रूप में। हमारे सारे बच्चों के फ्रेंड्स हमको जानते हैं अच्छे से, हमारे स्वभाव को भी जानते हैं, है ना, और घर में आना जाना भी करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद भी कोई भूल चूक तो कर ही सकता है बच्चा। उसमें यही माना जाए भाई अभी जितनी योग्यता है उतना ही कर पाया बच्चा, ठीक है, अब आगे के लिए सुधारने का प्रोग्राम सोचेंगे। देखिए आज के वातावरण में काफ़ी कुछ चल रहा है ना। हम बच्चों को उससे काट के नहीं रख पाएंगे। कुछ प्रभाव वो अपनी स्वेच्छा से कोई ना कोई प्रभाव को स्वीकारेंगे। उनके पास जगह होनी चाहिए शेयर करने की, जो उनके अंदर चल रहा है। अगर इसको हमने सुनिश्चित कर लिया तो बहुत सारी चीज़ अपने आप से संतुलित होंगी। इसकी जगह नहीं है हमारे परिवारों में आज। समस्या वहाँ है। बातचीत जो होती है मौज मस्ती की, खाने पीने की, घूमने फिरने की ज़्यादा होती है। इसको हम बातचीत मानते हैं।
अपने अंदर जो चल रहा है, हम जो समस्या फेस कर रहे हैं, या जैसे कई बार होता है कि भाई मेरी बिटिया को एक को परेशानी आ रही थी अपने कुछ मित्रों के साथ व्यवहार में, उसको लग रहा था वो उसका ठीक से सम्मान नहीं कर पा रहे, तो उस पीड़ा को वो मेरे साथ शेयर कर पाती थी। मतलब उसके अंदर जो चल रहा है, देखिए क्या बात है, फीलिंग जो होती है हमारी वो सबसे इंटीमेट, सबसे आत्मीय चीज़ है, उसको आप दूसरे को खोल के दिखा रहे हैं। और माता पिता को दिखा रहे हो तो सुरक्षित महसूस करोगे तभी तो दिखाओगे ना वहाँ पे। तो माता पिता के साथ बच्चों को सुरक्षित महसूस होना, यही संरक्षण का भाव है। हमें अपना मूल्यांकन करना है पेरेंट के रूप में, तो हमारे बच्चे हमारे साथ कितना सुरक्षित महसूस करते हैं इसका मूल्यांकन किया जाए। इसका मूल्यांकन का आधार क्या है, वो हमारे सामने कितना खुलते हैं, उनके अंदर जो चल रहा है क्या वो हमारे को बता पाते हैं, जो उनकी खुशहाली है, जो उनकी पीड़ाएं हैं अंदर की, वो शेयर करने लग गए, इसका मतलब आपके साथ सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ भैया। अब भैया बहुत बारी अभिभावक को ऐसा लगता ही है कि ये प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि साथ में ना खेलें। जैसे हम देखते थे स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल ही अलग अलग कर दिए गए, तो उल्टी जो स्कूल में, जब हम उस स्कूल से दूसरे स्कूलों में गए तो वहाँ मालूम पड़ा कि बच्चे ज़्यादा परेशान हैं। हाँ। वहाँ तो वो और चौराहे में खड़े हुए हैं। हाँ। है ना। और अभी भी दिखता है कि हमको दिखता है कंट्रोल करना, में लड़के लड़कियाँ अलग ही रहें तो अच्छा, साथ में क्लास में भी ना पढ़ें तो अच्छा। तो क्या ये तो नियंत्रण दिखता है में, जब हम कह रहे हैं कि जीवन की बात है तो ये सहजता तो नहीं दिखती। लेकिन और इससे पहले जो आपने कहा कि गलतियाँ होंगी, तो बहुत सारी गलतियाँ तो स्वीकार नहीं है अभी भी समाज में, या हम अभिभावक को कैसे स्वीकार लें हम, ये एक दुविधा है। हाँ ठीक है ना भैया। देखिए इस सब में बहुत सारी अप्रोचेस ली गई हैं, है ना, कोई एक बेहतर है कोई दूसरी बेहतर है, ऐसा कहना तो का अधिकार मेरे पास नहीं है। मेरी ऑब्जर्वेशन में तो ये आया, आप लोग बताइए आपकी ऑब्जर्वेशन में भी हो तो ज़रूर बताइएगा, कि जिन घरों में भाई बहन साथ जीते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो महिलाओं का अधिक सम्मान कर पाते हैं। किस किस की ऑब्जर्वेशन में आया? काफ़ी लोगों के ऑब्जर्वेशन में आया। इसका अर्थ क्या निकलता है? साथ जीने से सम्मान करने का भाव बनता है, अलग रहने से मतलब आपको पता ही नहीं चलता है। बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं भाई, जब लड़का लड़की साथ रहेंगे, मतलब भाई बहन के रूप में रह रहे हैं, मित्रों के रूप में साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की चीज़ों को देखेंगे ही। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे, लड़की के कपड़ा रुमाल तक दिख जाता था, उससे इतना आवेश होता था। ये अस्वाभाविक स्थितियां हो जाती है कई बार, पर ये प्रक्रियाओं को अपना के देखा ही है और बारंबार किए जा रहे, कुछ उपयोगिता होगी उसकी, है ना। मैं नहीं जानता उसको, मेरे तो स्वीकृति में यही आया है कि साथ में रहने से संतुलन बिंदु की पहचान कराई जाए, उसके अनुरूप प्रेरणा दी जाए, उसके रूप खुद भी जिया जाए, दूसरों को भी जीने की प्रेरणा दी जाए, उसी में संतुलन मिलेगा। अलग अलग रखने से तो अभी तक तो नहीं हुआ, ऐसा मेरे को लगता है व्यक्तिगत रूप में। तो मतलब समाधान तो यही है कि पहले से ही एक तो संवाद बने, अभिभावक का संवाद बने बच्चों के साथ, और उन घटनाओं से और उसारों से पहले बच्चे वाकिफ़ हों, और हम ईमानदारी से संवाद करें कि हम भी वाकई सुधर रहे हैं, ऐसा ही कोई जगह बनेगी। हाँ भैया, बिल्कुल बिल्कुल संवाद की जरूरत है, और बच्चों को अपराध बोध में जल्दी से नहीं ले जाना चाहिए, है ना, मतलब ले जाने की जरूरत ही नहीं है अपराध बोध में। गलती बहुत छोटी सी होती है, कई बार तो बच्चा केवल किसी मासूमियत में कोई चीज़ को कर रहा होता है छोटे में, और उसके ऊपर आरोपित कर दिया था। मेरा ही भतीजा है, एक शीला जी के भाई का बेटा है, छोटा सा था, 5 साल का था, उसको कोई उसके घर लड़की आई, किसी परिवार आया, उनकी बच्ची उसको अच्छी लगी, उसके आसपास के जो बड़े लोग थे वो बोलने लगे तेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है ना। अब ये जो चीज़ है वो 5 साल के बच्चे को गर्लफ्रेंड का मीनिंग भी नहीं मालूम, बॉयफ्रेंड का भी नहीं मालूम, उसको तो एक व्यक्ति अच्छा लग रहा है ना, उसको हम उम्र बच्चा अच्छा लग रहा है जिसके साथ वो खेल सकता है, और उसको खेल अच्छा लगा। अब इसके ऊपर कोई बाहर से, तो सबसे ज़्यादा जो गलती हॉस्टल में हम देखते थे, कोई बच्चा है स्कूल में या कॉलेज में, उसको कोई अपने क्लासमेट कोई किसी कारण से पसंद आ गया, है ना,
अब दूसरे उसके यार दोस्त बोलते हैं अरे ये तो तेरी गर्लफ्रेंड हो गई। उसको पसंद क्या आया, उसका कोई छोटा सा कोई काम, कोई चीज है ना, उसकी पढ़ाई अच्छी थी, खेल अच्छा था, भाषा अच्छी थी, कोई कविता सुना दी, कोई गुण अच्छा लग गया। अब बाकी जो आसपास है आवेश में भरा हुआ है, उन्होंने आरोपित करना शुरू कर दिया। वो बार बार आरोपित करते हो, वो बच्चा थोड़ी देर में उसको शायद उस तरीके की तरफ चले जाता है, सोचने लगता है अच्छा शायद मेरे को यही हो। उसको पता नहीं है। अगर उसको सूचना रहेगी कि भाई किसी की कोई गुण पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो स्वाभाविक बात है। मित्रों के गुण भी पसंद आते हैं, भाई बहनों के भी गुण पसंद आते हैं, माता पिता के भी, टीचर्स के भी, सबके पसंद आते हैं हमें। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आना ही चाहिए हमारे को। तो ये आरोपण वो स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि वो जो वातावरण में अभी है उसको तो हम हटा नहीं पाएंगे। वो आएगा भी तो उसको वो झेल लेगा, उसको ठीक कर लेगा। नहीं ये नहीं है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, जो भी। जैसे हम इसमें एक लास्ट चीज जोड़ दूं, बच्चों के अंदर मूल्यांकन प्रक्रिया अगर चालू हो जाती है तो वो खुद को संभाल सकते हैं। बच्चा 10 साल की आयु तक हमारे को उसको संभालना है, उसके बाद वो खुद को संभालने में सक्षम होना है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया उसके अंदर चालू हो जानी है, उसको हमें पुष्ट करना है। कितनी परिस्थितियों में संभालेगा माता पिता उसको। अगर उसका वो ठीक हो गया है ना, इसलिए तो विद्यालय जा रहा है, इसलिए तो शिक्षा की भूमिका है कि वो खुद का मूल्यांकन ठीक से अपने आचरण को संतुलित बनाए रखे। अगर वो ठीक हो गया तो फिर वो ये सब परिस्थितियों को झेल लेगा। आप में भी ऐसे ही होता है, मेरे में भी ऐसे ही होता है। जहाँ जहाँ हमारी मजबूती है मूल्यांकन की, वहाँ वहाँ हम इसको झेल लेंगे। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ नहीं झेल पाते। जैसे हम संबंध की बात कर रहे हैं, हम सूचनाएं ले ही रहे हैं, तो जो लड़के और लड़कियों के बीच में हम मित्र मित्र संबंध की जगह भाई बहन संबंध को बार बार स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जैसे 2 लड़के मित्र हैं वैसे ही लड़का लड़की भी मित्र हैं। इसको हम बहुत तवज्जो देते हैं कि नहीं वो भाई बहन संबंध है, भाई बहन संबंध है। इसको कैसे देखते हैं? भैया ये सामाजिकता के आधार पे है वहाँ की। उस क्षेत्र के अंदर सामाजिकता किस रूप में खिली हुई है। अगर वहाँ पे भाई बहन के रूप में देखने का अभ्यास है, वहाँ पे वो सहज है। जहाँ पे मित्र मित्र को देखने का अभ्यास है वो सहज है। ये यांत्रिक विधि से नहीं है ना, यांत्रिक विधि से नहीं कि सबको भाई बहन ही होना है या सबको मित्र मित्र ही होना है, ये नहीं। अब आप बॉम्बे दिल्ली वगैरह में जाइए, आप भाई बहन बनाने की कोशिश कीजिए, स्वीकारते नहीं है। वहाँ पे असहज हो जाती है। वो सामान्य सी बात। मित्र मित्र में वो मर्यादित रहते हैं बहुत सारी सीमाओं तक, है ना। अब ग्रामीण क्षेत्र में आइए, वहाँ पे मित्र मित्र की सामाजिकता में नहीं है स्थापना, तो वहाँ पे क्यों मित्र मित्र थोपना हमें? भाई बहन चलाइए ना, क्या परेशानी है? मूल में तो हमें मर्यादित रहने से मतलब है ना। ये बात ऐसा तो ठीक लगती है जो आप कह रहे हो, लेकिन जब हम दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो फिर वहाँ यही बात आती है बार बार कि नहीं वो भाई बहन संबंधी है। फिर वो कोई रेफरेंस नहीं आता कि कोई जगह या कुछ मैटर करती है, फिर वो यांत्रिक विधि लगती है। ठीक है भैया। क्या बाबा जी ने भी ऐसा कहा है? क्या पूछ रहा हूँ कि ऐसे शिविरों में भी बात हुई है पहले भी कभी, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस बाबा जी के साथ होगा इसलिए पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं देखिए बहुत सामान्य सी बात है। संबंधों को समझने जाएंगे तो मित्र मित्र संबंध की परिभाषा क्या है और भाई बहन संबंध की परिभाषा क्या है, इसमें जाना पड़ेगा। बहुत मोटी बात अगर बोलें, भाई बहन जो होते हैं एक परिवार की जिम्मेदारी के अंदर होता है, एक परिवार के संरक्षण में होते हैं, उसको उसकी उन्नति प्रगति के लिए वो जिम्मेदारी लेते हैं, है ना। मित्र होते हैं वो अलग अलग परिवार की जिम्मेदारी में होते हैं। इतनी सी तो बात है उसमें। संबोधन और उनका आपस का जो क्रियाकलाप है उसमें एक तात्विक अंतर रहता है। भाई बहन संबंध के अंदर बड़े छोटे का एक भाव रहता है। जुड़वाओं को भी देखेंगे ना, 2 मिनट का ही अंतर हो, वो बहुत बड़ा अंतर होता है उनके लिए। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। बड़े की एक अलग मर्यादा है, छोटे की एक अलग मर्यादा है ना। भाई बहन में ये रहता है, भाई 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 बहन बहन इन सब में। और दोनों का समर्पण एक परिवार में है
और उधर अपेक्षा ये है कोई भी परिस्थिति होगी इसमें मेरा भाई या बहन मेरे साथ है ही, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई कंडीशन लेस विधि से वो मेरे साथ है ये मान के ही चला जाता है। ठीक है। मित्र मित्र संबंध जो है वो साथ में सीखने समझने का संबंध है, वो सही में तो बराबरी का संबंध है। भाई बहन में बड़ा छोटे का चक्कर है। मित्र मित्र संबंध में आप सारे अच्छे काम और सारी शैतानियां मिलके करते हो, तो सबसे ज्यादा पारदर्शिता होती है मित्र मित्र संबंध में, उस आयु ग्रुप में। अपने सारे मित्रों को ध्यान में ले आइए, जो बातें आपके मित्रों को आपके बारे में पता है आपके भाई बहनों को नहीं पता होगी। ठीक है। मित्र मित्र संबंध में साथ सीखने समझने और साथ में चीज़ों को एक्सप्लोर करने की प्रवृत्ति होती है। मैंने जो सीख लिया मैं आपको सिखाऊंगा, आपने जो सीख लिया मेरे को सिखाओ, इस विधि से चलता है। जैसे साइकिल एक बच्चा सीख लेता है, खट खट सट उस ग्रुप के सारे बच्चे सीख लेते हैं। और चोटी में मैंने कई बार देखा है, थोड़ी सी देर होती है, उस आयु ग्रुप के एक बच्चे को साइकिल चलानी होती है और फिर पता चलता है सब बच्चों को साइकिल चलानी होती है, और फिर उस भाई से या बहन से वो सीख लेते हैं, है ना। मित्र मित्र संबंध में रहता ही है कि हमारे को एक दूसरे से सीखना समझना है। मैंने ये ऐसे कर लिया, अच्छा तुमने ऐसे कर लिया, मैं भी ऐसा कर लेता हूँ। और उसमें आपस में पारदर्शिता एकदम, कुछ छुपा नहीं होता है। अब किस संबंध में प्लेस करना है दर्शन के हिसाब से, वो क्या निर्वाह कर रहे हैं, इस सबको देखना पड़ेगा। अभी क्या है, संबोधन एक जगह है और निर्वाह अलग जगह पे। मित्र मित्र संबंध, भाई बहन संबंध, साथी सहयोगी संबंध, इन सब के अंदर संबोधन भाई बहन ही। तो किस रूप में हम निर्वाह कर रहे हैं उसको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, कोई और बात, किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? अभी सब बातें हुई है, इसको लेके आपकी जो शेयरिंग्स हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने भी कुछ ऑब्जर्व किया होगा अपने उसमें। भैया जो आपने छोटे बच्चे से पैदा हुआ तब से लेके एक बड़े होते तक, बच्चे तक जो बताया, वर्णन किया, वो तो मैं देख रही हूँ हमारे घर में इतने सारे बच्चे हैं, तो जो आप बोल रहे थे वो सब चीज़ चित्रण में आ रहा था कि हाँ ऐसा ही हुआ। और एक बड़ा बच्चा भी है हमारे यहाँ, हाँ। 8 साल का, हाँ। 12 साल का, तो हर उम्र के बच्चे हमारे घर में हैं। हाँ। तो वो बातें खुद से जुड़ रही थी, कनेक्ट हो रही थी, जी। और बहुत बढ़िया था। सूचना जो थी हमारे लिए बहुत उपयोगी थी। हाँ। और बहुत ही बढ़िया लगा आपने हमको इतनी अच्छी सूचना, और आगे के लिए भी एक मार्गदर्शन सब मिला आपसे, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना। आपने संवाद की जो बात की और सुरक्षिता की जो बात की बच्चों के साथ, तो जैसे छोटे में इसको, ये प्रोसेस तो छोटे से स्टार्ट हो जाएगी ना। जी, जी। सुरक्षितता उसको एकदम 10 की उम्र में आके मैं दे नहीं पाऊंगी, उसको पहले से ही वो भाव मेरे प्रति बनना चाहिए। बिल्कुल। मतलब बहुत छोटा होता है तब से उसको उस फीलिंग पे, तो उसके लिए आपने कैसे प्रयास किए हैं, कैसे छोटे छोटे प्रयोग, एक उदाहरण के तौर पे बस जस्ट। दीदी बातचीत खुल के हो पाना है नहीं, ना? अभी जैसे छोटा है, 6 हाँ। साल का है, 7 साल का है, अभी हाँ। उस लेवल तक नहीं हो पा रही है। हाँ, तो जैसे छोटे बच्चे के साथ भी, जैसे उसकी कितनी आयु है इस वक्त? अभी 5.5 साल। हाँ, 5-6 साल का हो गया ना। तो इस वक्त आप जिन बातों पे उसकी शेयरिंग चाहते हो, वैसे सिमिलर मुद्दों पे आप उसके साथ अपनी शेयरिंग कीजिए। ठीक है ना भाई? आप जो काम कर रहे हो, काम में कैसा लगा उसको बताओ, है ना। कोई संबंध में आपको लगता है अच्छा लगा, खराब लगा, उसके साथ शेयर करो। बेसिकली शेयर हम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, वो पहले अभ्यास होगा उसके अंदर। वो कैसे होगा? वो आपका अनुकरण अनुसरण ही करेगा। जो आप करते हो वो देखा देखी करेगा, समझ के करेगा। उसके सामने आप और आपके श्रीमान जी करो शेयरिंग एक दूसरे के साथ, तीनों मिलके करो। खुल के बात होने का वातावरण बनना चाहिए, मूलतः बात ही है। घर में अगर दादा दादी हैं उनके साथ करो। जैसे बच्चा देखता है कि घर में बुजुर्गों की सेवा होती है, बड़ा होके उसके अंदर स्वीकृति बनी रहती है कि बुजुर्गों की सेवा होनी है, ये तो देख के होता ही है। उसी विधि से भाई हमारे मन में जो चल रहा है हमें बात करनी होती है। अच्छा लगता है तो भी बताना होता है, खराब लगता है तो भी बताना होता है। एक परिवार का अभ्यास होता है, संस्कार के रूप में रोपण हो जाता है इसका।
जो आपने बात रखी मेरी उसमें सहमति है। कुछ मुद्दों पे और अभ्यास करेंगे। संवाद इम्पोर्टेंट दिखता है। काफ़ी सारे हम लोग काफ़ी समय से ही बहुत बड़े बड़े भी निर्णय हुए और काफ़ी सारा अपजॉन भी हुआ, तो वो सारी खबर रहने से बच्चा काफ़ी आराम में रहता है। उसको कभी स्ट्रेस नहीं आया कि क्या हो गया अचानक से ये भी देखा हमने, और उसका साथ हमेशा बने रहा। तो ये नहीं, उसका कभी विरोध नहीं आया। और जब हम वैसे भी बैठते हैं तो शेयरिंग कर लेते हैं कि आज दिन भर क्या अच्छा रहा और कहाँ नहीं रहा, कहाँ और ख्याल करना है, तो उनका भी शुरू हो गया। तो ऐसे ही हुआ बीच में कि अभी हम लोग कुछ दिन से अभ्यास करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को रखें तो रिस्पॉन्ड करें, हम रिएक्शन क्यों करें। तो ये भी एक अभ्यास ही है। बिल्कुल। तो एक दिन ऐसे ही मैं किसी हड़बड़ी में था और उन्होंने कुछ कहा और मैंने थोड़ा सा मेरा रवैया अलग था, मुझे समझ में आया। तो उन्होंने कहा पापा जी आपने रिएक्शन किया ना। तो मैंने कहा हाँ मेरे से हुआ है और ख्याल रखना है। तो फिर अगली बार और ख्याल। तो ऐसा है कि भाई हम भी ठीक होना चाह रहे हैं। अब हम बचपन से हमको कोई इन्फॉर्मेशन थी, हम तो ऐसे बड़े हो गए, अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसे बड़े ना हो जाओ, इसलिए ऐसी बातचीत हो रही है। तो उससे बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं आती और बहुत आराम से चल पा रहे हैं। ऐसी कोशिश करके देखेंगे, लेकिन कुछ मुद्दे और हैं, उन पर और संवाद करेंगे। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, मूल में बच्चा न्याय का याचक है, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। तो न्याय का याचक क्या देखता है कि मेरे लिए एक पैमाना है और बड़े के लिए अलग पैमाना है, तो उसको अन्याय जैसा महसूस होता है। जब उसको दिखता है मेरे लिए भी वही पैमाना है, बड़े के लिए भी वही पैमाना है, उससे आश्वस्त होता है। कभी भी तकलीफ़ हो अगर शरीर की, ये जब से हैं तब से, क्योंकि हम लोग खेत में ही रहे, साथ रहे, तो मतलब ऐसा कभी रहा नहीं कि नौकरी में है तो कभी समय ही नहीं है। तो अभी भी उसको कभी भी तकलीफ़ हो तो वो उठाएगा, पापा जी ऐसा हो रहा है। तो हमको लगता है कि एग्जैक्टली मुझे भी कभी आलस नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। तो उसका रिजल्ट हम देखते हैं। अगर मैं कभी भी उसको कुछ बोलता हूँ तो अधिकांशतः ऐसा होता है कि वो मना नहीं करता। बिल्कुल। वो रिजेक्ट नहीं करता, उसको ध्यान में रहता है ये चीज़ें। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे चीज़ें तो रिजल्ट दिखते हैं। तो आपकी उस बात से मैं सहमत हूँ, संवाद बहुत सारे मायनों में इम्पोर्टेंट है। ठीक बात है। और अभ्यास जो आप परिवार रूप में कर रहे हैं, उन्हीं का तो अनुकरण करेगा। ठीक बात है ना। बाहर से थोड़ा बहुत देखता है, घर परिवार के अधिक देखता है, वही उसके संस्कार के रूप में स्थापित होता है। हाँ जी। मैं भैया, हाँ भैया, जितना भी अभी तक चर्चा हुई है आपने रखा, उससे तो मतलब पूरा ऐसा रिलेट हो रहा है कि जैसे घर की बात हो रही है। जी, है ना। और जैसे पहले तो मतलब ऐसी व्यवस्था घर में नहीं थी, सूचना भी नहीं थी, लेकिन अभी जब से विद्या से जुड़ना हुआ तब से हमारे यहाँ भी नित्य ही मतलब जो है ना परिवार सभा होती ही है। बहुत बढ़िया। है ना। किसी भी समय हो जाए दिन में, मतलब चाहे रात्रि भोजन में हो, चाहे है ना 5 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, बहुत बढ़िया। कोशिश रहती है कि डेली हो। तो हमने उसमें कुछ चीज़ें मतलब जो है ना, उसमें कुछ प्रयोग बोलना चाहिए अपनी समझ के अनुसार, जैसे भी स्थिति परिस्थिति अनुसार अपन ने कुछ निर्णय लेके मतलब अपनाया, तो उससे काफ़ी सुखद मतलब जो है ना परिणाम भी देखने को मिले। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मतलब जो है ना, दोनों बेटा जी में, जैसे अदिति बेटा जी छोटे हैं, उनका अपनी माता जी के साथ में अच्छा बन गया है। तो हर छोटी छोटी बात को शेयर करना, मतलब जो है ना, दिन भर में जो भी अच्छा लगा, जहाँ भी कुछ दुख हुआ उनको, है ना, उसको शेयर करना, और फिर मतलब उसको फिर मतलब एक परिवार सभा में आना, फिर वहाँ से हमको समाधान जो भी हमारी समझ में है वो डाइल्यूट करके देना उनको। तो फिर उसका फिर क्या फलन वो करके देखे, प्रयास करके देखे, फिर कैसा रिजल्ट आया, उसका फिर मतलब जो है ना परिवार में मतलब उनका मतलब जो है ना मतलब रखना। तो ऐसा एक प्रक्रिया बनी हुई है। और जय बेटा जी के साथ देखने को मिला कि वो थोड़ी आयु में बड़े हैं और थोड़ा अंतर्मुखी भी हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई घटना बस कुछ मुझसे कुछ गलती होती है या हो जाती है, तो वो साहसपूर्वक उसको स्वीकार कर पाते हैं। क्या बात है ना। और एक अच्छी बात ये भी उनके अंदर स्टेबल हो पाई है इस पूरी प्रक्रिया के द्वारा, कि वो किसी की भी शिकायत मतलब सुनने के अभ्यस्त नहीं है। मतलब वो कोई, जैसे हम भी मतलब जो है ना एक परिवार सभा में रह रहे हैं, तो वहाँ किसी बात के लिए हम शेयरिंग की कि भैया आज ऐसा कर दिए, ठीक नहीं था करके, तो वो अगर उस सभा में बैठे हैं तो बिल्कुल टोक देते हैं। अच्छा। कि पापा जी यहाँ पर अपन को बात नहीं करना चाहिए करके। ठीक बात है ना। हमको डायरेक्ट बात करना चाहिए चाचा जी से, ताई बाबू जी से, है ना, उनको ध्यान दिलाना चाहिए। अपन पीछे से करने से तो मतलब जो है ना ठीक नहीं करके। बहुत बढ़िया। तो इतना एक जीवन समान है, ऐसा करके जो है ना समझ में आती चीज़ें। ठीक बात। तो एक बढ़िया एक प्रक्रिया चल रही है, और मतलब जो है ना, और जो शरीर सापेक्ष बोलना चाहिए या आयु के अनुसार प्रभाव जो है वो देखने को मिलता ही है अभी हम। जी। है ना। और कुछ घटना या ध्यान में चीज़ें जाती हैं, तो हम भी वही अभी मतलब जो है ना प्रयोग कर रहे हैं कि मतलब जो है ना एकदम दृढ़ता के साथ में विरोध करके ना जाए चीज़ें, संवाद के द्वारा ही उसको मतलब जो है ना कैसे डाइल्यूट किया जाए, है ना।
और एक अच्छी चीज़ हमारे साथ में संयोग से ऐसा है कि मतलब घर में मतलब भाई बहन दोनों हैं, तो उसका भी मतलब एक सुखद परिणाम मतलब देखने को मिलता है कि नियंत्रण बहुत हो जाता है। बिल्कुल, है ना, वो बहन भी नियंत्रण कर लेती है भाई को, भाई से भी नियंत्रित बहन हो जाती है, स्वतः ही एक प्रक्रिया बन जाती है। ऐसा भी देख पाए हैं चीज़ों। एक से भले दो। जी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा से आपने रखा बातों को। तो इसमें मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो संवाद की प्रक्रिया बताई, इससे जो है संबंध में जो है विश्वास जो है बहुत अच्छे से बन पाता है, और उसी का जो है वो फैलाव फिर बाकी मूल्यों आने लगते हैं। इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली बस यही शेयर करना था कि मैं बहुत अच्छा लगा जो आपने एकदम स्टार्टिंग से जो क्रमबद्ध ढंग से बुक आखिरी तक की बात रखी है, एक क्रम पूरा हुआ सा, तो वो बहुत अच्छा लगा। और संवाद वाला भाग मैं भी देख पाती हूँ, जैसे इनने बताया भारती ने, घर में तो हैं ही इतने सारे बच्चे। तो हम जब 6 महीने में यहाँ पे थे, हॉस्पिटल बिल्डिंग में रहते थे, तो उस समय छोटे बेटा जी करीब 4.5 साल के थे, बड़े वाले 5.5-6 साल के थे। तो उससे पहले हम लोग ऑफिस जाते थे दोनों, और हमेशा हमारी मीटिंग्स चलती थी। तो फिर संवाद की बात यहाँ पे निकली 6 महीने में कि बच्चों से संवाद करना है या आपस में संवाद करना है। तो फिर एक दिन ऐसे ही हमने ट्रायल मारा कि चलो मीटिंग करते हैं, करोगे? तो वो एकदम खुश हुए कि मम्मी जी पापा जी मीटिंग जाते हैं तो हम भी मीटिंग करेंगे। तो वो मीटिंग करना उनके लिए एकदम अच्छी बात होती थी। और वो रोज़ जिस दिन मीटिंग नहीं होती थी, हम थके हुए होते थे, दिन भर पढ़ना रहता था, तो फिर थक भी जाते थे, और छोटे छोटे थे तो उनका ध्यान रखना पड़ता था दिन भर। तो वो मीटिंग उनके लिए एकदम कंपलसरी रहती थी। मम्मा आज मीटिंग नहीं की है, मम्मा आज मीटिंग नहीं की है, मीटिंग करेंगे। तो वो, और उस समय शांत बैठ के, स्थिर बैठ के हमको मीटिंग करना होता था, एकदम मर्यादित शरीर नियंत्रण के साथ में वो रहता था। तो वो अभी भी बच्चों में दिखता है। और अब ऐसा हो गया, हमने हमारे दोनों बच्चों से शुरू किया था, और अब परिवार के सभी बच्चे घर में जैसे कुछ भी उनके मुद्दे आते हैं, बच्चों के, चारों बच्चों के, 5 बच्चों के, अभी तो वो छोटे वाले थोड़े छोटे ही हैं, बाकी 4 बच्चों के जो भी मुद्दे आते हैं, तो फिर वो आते हैं कि आज ना मामी आज मीटिंग करेंगे, मम्मा जी आज मीटिंग करेंगे, कि ये मुद्दे हैं। तो हम लोग वहाँ पे वो मीटिंग में सब बैठते हैं, और इतनी सुंदर शेयरिंग होती है सारे बच्चों की, और वो संवाद का प्रभाव दिखता है। और वो ये दिखता है कि बच्चे अपनी गलती खुद से स्वीकारते हैं बहुत अच्छे से, और उनको वो जो समझदारी, जिम्मेदारी की आप बात बोले, वो भी उनको स्वीकार होती है, और वो ग्रहण करना ही चाहते हैं। तो वो भी बात दिखती है। और एक और चीज़ ये भी दिखता है कि वो फिर क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं, जहाँ पे हम कम पढ़ते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल शरीर नियंत्रण पे बात हमारी अभी कुछ दिनों से हो रही है लगातार, कि शरीर नियंत्रण पे ध्यान देना है हमको, क्योंकि अब छोटे छोटे हैं, तेज तेज साइकिल चलाना वगैरह बहुत सारा कुछ होता है। तो दिन भर में ये बात होती है कहाँ कहाँ पे हम शरीर नियंत्रण को देख पाए और कहाँ कहाँ छूटा। तो कभी कभी मैं ध्यान दिला, अरे ये छूट गया, तो वो मुझे भी ध्यान दिलाते हैं। तो वहाँ पे फिर वो स्वीकार करना पड़ता है। वो मतलब खुशी खुशी दिखाते हैं, अरे मम्मा जी का नियंत्रण छूटा मम्मा आपका। हाँ बेटा छूट गया। तो वो वाला चीज़ ना बहुत ही सुंदर है। और ये दर्शन में आके, दर्शन पढ़ के जब हम दर्शन की रोशनी में जब ये संवाद कर पाते हैं, तो ये प्रक्रिया बहुत ही सुंदर है। तो ये अभी हम लोग देख पाते हैं परिवार में इस तरह से। बहुत बढ़िया। हाँ, मतलब आपका प्रस्तुति तो बहुत बढ़िया था भैया, कि क्रमिक रूप से आप बढ़ते क्रम से एज ग्रुप से भी रखें, और किस एज ग्रुप में क्या विचार चलता है, कैसा वो खेल खेलते हैं, कैसी वो भाषा बोलते हैं। अगर माता पिता खुद वैसे बड़े हुए हैं, है ना, और वो अपने आप को भी ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं किए हैं, भी बहुत मायने रखता है। कई बार क्या होता है कि हम अपने को भी ऑब्जर्व नहीं करते और बढ़ते चले जाते हैं, तो इसके कारण वो बच्चों पर भी नहीं कर पाते, तो वो गैप छूटते जाता है। वो गैप छूटने के कारण ही जो ये सारी चीज़ जो है ये चालू होता है। मतलब मैं ये देखी हूँ कि अगर माता पिता में ऑब्जर्वेशन का क्षमता नहीं है, या टीचर, अगर वही तो टीचर बनेंगे, तो टीचर में भी वो ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। वो ऑब्जर्वेशन नहीं आने से सारा ये क्रिएट होता है जो आप बोल रहे हैं। तो हम एक माता पिता, क्योंकि जीवन विद्या में आने के बाद बहुत लोगों का अब बच्चों पे ध्यान जाने लग गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि सबको मिली। नहीं तो अभी बहुत लोग जो परेशान है ना, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है करके परेशान है। ठीक बात है। अगर शुरू से ही माता पिता, क्योंकि हम लोग के माता पिता शुरू से ऑब्जर्वर रहे हैं दोनों, तो हमें भी वही विवाह के लिए प्रीरिक्विजिट होना चाहिए। शादी तभी होगी जब व्यक्तित्व को ऑब्जर्व करना आ गया। हाँ, तो उसके बाद हम लोग में भी वही ऑब्जर्वेशन की क्षमता आ गई। मतलब एक एक चीज़ को देखना
और दिखाना बारीकी से, जैसे कि ये आपको मज़ा आ रहा है ना, इसमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि मज़ा क्यों आ रहा है, इस पे जाओ। मतलब शादी हो गया, शादी में जाते हैं अपन ना, पापा मतलब शुरू से हम लोग को एक एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करना सिखाया और ध्यान भी दिलाया कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो वो चीज़ हमारे में भी आ गया। जैसे शादी में गए, शादी का हो गया, पार्टी हो गया, बातचीत हो गया, अब वापस घर आना है। लेकिन शादी के बाद गॉसिप होती है, गॉसिप में सब मजा लेना चालू करते हैं, है ना। एग्जैक्टली जैसे हम भाई बहन बैठे और चेयर लगाए बैठे, पापा बोले शादी खत्म, चलो घर, है ना। तो ऐसा लगता था कि अरे मज़ा लेने का समय था और अभी ले गए। फिर पापा घर में जाकर डिस्कस करते थे कि हम लोग जिस प्रयोजन से गए थे वो पूरा हो गया, अब बेटा फालतू की बात होगी, यहाँ पर एक भी बात जो है वो कहीं भी जुड़ेगा नहीं, और यहीं पर से कुछ घटना होती, लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी चीज़ होता है। तो ऐसे ना हम लोग का कहीं जाना घूमना, कहीं मार्केट गए, कहीं भी गए, वहाँ से आने के बाद डिस्कशन जरूर होता था हम लोग के घर पे। तो ये जो ऑब्जर्वेशन वाली पार्ट है ना, पापा मम्मी से हम लोग के में आया मतलब। और आप जो बताया ना क्रमिक रूप से, यही छूटा हुआ है एक्चुअल में। सारा अपराध जो है बच्चों में जो होता है, फिर हम अचानक एक्शन लेते हैं घटना के आधार पे। ये घटना कहाँ से घटते चली आ रही थी वो हमारे ध्यान में नहीं रहता, और हम पूरा भड़ास निकालते हैं उस घटना को लेके बच्चों पे। ये बहुत बड़ी अपराध के रूप में, जब बोले ना अपराध के रूप में देखते हैं। जैसे अपने अभिभावक विद्यालय में जो माता पिता रिएक्ट करते हैं, जो टीचर रिएक्ट करती है, बच्चे को पता है कि टीचर कैसे रिएक्ट करती, किस बात पे, वो उसको भी पकड़ के बैठे रहते हैं। एक बच्चा ब्लैक बोर्ड पे लिखा, अध्यापिका जी, दौड़ के आ रहा है एकदम, अध्यापिका जी, क्लास 4 का बच्चा। मैं क्या हो गया? अध्यापिका जी ब्लैक बोर्ड पे ना कोई आई लव यू लिख दिया, है ना। मतलब उसके लिए इतनी बड़ी घटना हो गई, आई लव यू लिख दिया। मतलब वो बेचारा एकदम ऐसा डरा हुआ बता रहा है कि गलत बात कोई कर दिया। तो मैं बोली अरे तो इसमें क्या हो गया बेटा, आई लव यू लिख दिया, तो मैं तो आपको भी आई लव यू बोल सकती हूँ। आई लव यू का मतलब क्या होता है? मतलब उसको ऐसे होता है ना, उसको सम्मानीकरण करना, बस उतना ही तो काम, यही काम है। तो बच्चे को ना सामान्य करने माता पिता में ये एबिलिटी डेवलप होना है, हम में ही एबिलिटी नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। सही बात, तो ये जो आप क्रम बताया ना, एक्चुअल में हर किसी को ये बहुत अच्छा सेशन लिया आपने, इसलिए मैं बोले कि आना चाहिए सभी को, कि हमारा से ही क्रम छूट रहा है ऑब्जर्वेशन का। हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाए तो अभी से शुरू भी कर सकते हैं, जहाँ से पता चला। तो बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। और जो आपने बताया सेकेंडरी ग्रोथ जहाँ से चालू होता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है भैया ये वाला। क्लास 4th से मैंने ऑब्जर्व किया है ना, इतने साल हो गए, क्लास 4th से ये सेंस चालू हो जाता है भैया। उस सेंस के आधार पे बच्चों से हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम शर्माएंगे टीचर होके, पेरेंट्स शर्माएगा कि बच्चों से क्या बात करनी पड़ेगी, तरीके से रखने आना चाहिए। कि आपको किसी का टच करना अब वैसे अच्छा क्यों लग रहा है, पहले नहीं लगता था, पहले खेलते थे, पर अब बच्चे वो टच को कुछ अलग फील करते हैं। तो वो डिस्कशन अगर हम तरीके से शिफ्ट नहीं करते ना, तो बच्चे फिर कहीं का कहीं ले आते। दिशा देना हमारा वहाँ पे काम है। तो सही दिशा कैसे मोड़ते जाना है कि बच्चे को टच को कहीं मत ले जाए, है ना। ये सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे ना, तो बच्चे जो 13-14 में जो अपराध कर सकते हैं वो नहीं होगा। बिल्कुल। हर बच्चे में ना ये क्वेश्चन जो आपने बोला ना, माता पिता सब क्वेश्चन में से करते हैं बच्चे। क्योंकि मैं ना पूरा बात करती तो बच्चे ना बहुत से क्वेश्चन ये सब भी करते हैं कि उसने ऐसा किया तो कैसा रिएक्ट करना चाहिए अध्यापिका जी। तो मैं पूरा खुल के चर्चा करती हूँ। जैसे गेम खेलते हैं उसमें भी उन लोग को, जैसे बहन और 2 भाई फुटबॉल से लड़ रहे हैं, तो क्या बहन वहाँ सहज होके बॉल छीन सकती है क्या? मैं ये पूछती हूँ कि भाई बहन का गेम अलग अलग क्यों होता है बेटा? आप लूडो खेलो ना, आप बैडमिंटन भी खेलो, कोई दिक्कत नहीं, फुटबॉल मत खेलो। फुटबॉल खेलोगे 2 भाई अगर आपस में भिड़ रहे हैं, आप बहन जाके कंफर्ट फील करते हो क्या? नहीं, मैं नहीं कर पाती हूँ। भाई से पूछी, बहन 2 भिड़े हैं, क्या आप वहाँ एंट्री कर पाते हो क्या? अब पहले करते थे, लेकिन अब अचानक क्या हुआ कि आप बचते हो। मैं देख रही, दूर से खड़े होकर वाच करते रहती हूँ, पर मैं देखी बेटा आप बच रहे थे। क्यों बच रहे थे? ऑटोमेटिक। इसको पहचानो, यही मर्यादा की पहचान। ये स्थिति को पहचानना पड़ेगा बेटा, कि यहाँ पर अब आपको वही भाई बहन के साथ अब थोड़ा डिस्टेंस बना रहे हो, ये मर्यादा है बेटा। बस यहीं पर पहचानना है, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हम आपको मना क्यों करते हैं। तो इस तरह से एक टीचर और पेरेंट्स इस चीज़ को समझते जाए और क्रम से बच्चों को बस रखते जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अपराध होने वाला है। सही बात।
और बाय द वे फिर भी हो गया तो ये सामान्यकरण बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत बढ़िया रहा भैया, बहुत बढ़िया बात आपने बढ़िया। शेयर की, बहुत जोरदार है ना। ये वाली जो बात की भाई अपने आप से ही बच्चों को असहजता आने लगती है शरीर की वजह से, हाँ। है ना, और वो अपने आप ही दूरी बना रहे हैं, इसको पहचानने की जरूरत बिल्कुल इसी को तो पहचानना है, बस ऐसे बता दो बच्चे एकदम आराम हो जाता है। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ भैया, अभी का वातावरण जिस तरह से हो गया है और हमारे बच्चे कम हैं, एक बच्चा मिस्टेक किया 50% मिस्टेक किया हो जाता है। 2 बच्चे अगर क्लास में हैं, एक लड़का और एक लड़की है ना, अब सोचो कैसे मतलब इसको कैसे टैकल करें। अगर मान लो क्लास में 10 लड़के हैं या 20 लड़कियां हैं, ऐसा ये एक रेशियो ये हो गया कि साथ साथ रहना, साथ साथ खेलना। एक लड़का और एक लड़की है, वहाँ पे बहुत आपको काम करना पड़ेगा, दिमाग से विवेक से काम करना पड़ेगा, किस तरह से उनसे बात की जाए, है ना। एक बच्चे से गलती होती है तो 50% से गलती हो गई ये हो जाता है। ठीक बात है। एक बच्चा अच्छा करता है तो वो सुपीरियर हो जाता है, एक बच्चा गलत करता है तो इसमें चल जाता है। तो हमारे यहाँ रेशो का भी एक फर्क पड़ता है, मैं ये देखी हूँ। बिल्कुल है। तो इसलिए ना टीचर को और पेरेंट को बहुत विवेक से इस रेशियो के साथ काम करना पड़ता है। एक बात ये, दूसरा ये भैया, जिस तरह से वातावरण अभी है और मुझे पढ़ाते हुए तो 30 साल से ऊपर लगभग हो गए, और मैं बहुत एक अच्छी ऑब्जर्वर मानती हूँ अपने को। नर्सरी से बच्चों को ऑब्जर्व करते आई हूँ मैं। आप 10 साल नहीं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। एक बच्चा ऐसा क्यों करता है, ये बच्चा का ऐसा आदत क्यों है, कोई किसी को धक्का देने, प्रवृत्तियों की बात है, सीधी बात। आप विश्वास नहीं करोगे, सब महफिल में रख रही हूँ, एक बच्ची को किस करने की हैबिट थी भैया, छोटी नर्सरी क्लास की। मतलब मैं इतना उस समय तो कोई ऐसा बात करता ही नहीं था ना। मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब जीवन विद्या में नहीं जुड़ी थी। जी जी। तब मैं सोची कि पागलों जैसा भैया, वो किसी भी बच्चे को अचानक, मैं से 35 स्टूडेंट थे मेरे क्लास में, 35 नर्सरी क्लास के, सोचो सबकी अलग अलग प्रवृत्ति। और मैं उसी को अचानक चिल्लाने की आवाज़ आती थी, मैं देखती थी तो वो बच्ची किसी बच्चे को पकड़ के किस करते रहती थी। तो ये सब चीज़ सोचो, इसको आप अपराध नहीं बोल सकते, इसको आप क्या बोलोगे, ये बीमारी बोलोगे, क्या बोलोगे, मतलब सोचो इसमें ये प्रवृत्ति उसके अंदर आई कहाँ से। तो मैंने सोचा कि उस बच्ची को जाके छुड़ाना पड़ता था। बहुत दुख लगता था मुझे कि मैं बहुत सोची इसको, लेकिन मैं सोची इसके पेरेंट कौन होंगे, ये ऐसे कर क्यों रही है। मैं पीछे जाती थी, ये ऐसी प्रवृत्ति आई कहाँ से इसके अंदर। तो मुझे पता चल गया, जैसे भी आई होगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई मैं उस मामला को, वो कर भी नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत अजीब सिचुएशन था। मतलब कि बच्चों के अंदर ये डेवलप हो जाता है, अभी तो उसको पता ही नहीं क्या कर रही हूँ भैया। ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसको अपन अपराध में नहीं ले सकते, और धीरे धीरे अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, अगर मैंने तो उनसे बहुत कुछ बातचीत की बच्ची से, पर बच्ची को अपन ऐसी चीज़ नहीं, ऐसी बढ़ती एज में ना बहुत सारी गलतियाँ बच्चे मज़े लेने के लिए करते रहते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ को मैं ऐसे वॉच करते हुए ठीक करती हूँ, जितना मेरा जहाँ पर ध्यान जाता है। अगर हम सब पेरेंट बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, कैसी भाषा बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे दायरे के अंदर रहें, हमारे नज़र के अंदर बच्चे रहें इतना, और या तो हम वापस आके पूछें किसके साथ खेले, क्या खेले, मतलब बच्चे को ये पता रहे कि मेरी पूरे टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन चल रहा है, मतलब मम्मी की नज़र में हूँ, पापा की नज़र में, बहुत ज़रूरी है ये नज़र छूटता है तभी दुर्घटना घटता है। और फिर हम वहाँ पर फिर एक्शन लेते हैं, अभी चटाका लगा दिए, ये लगा दिए, तो बच्चे फिर उसको 2 मिनट रो तो लेंगे, फिर वही गलती मिस्टेक वापस करेंगे। तो डेली का रिपोर्टिंग भी जरूरी, जो भैया परिवार सभा के बारे में बात की, तो परिवार सभा की बात बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे से भी शुरू कर लो, छोटा बच्चा भी साथ में रहे, परिवार सभा अगर नियमित होते रहेगी ना, तो बच्चे को कॉर्नर नहीं मिलेगा भैया कहीं भी। वो पूरा परिवार का ताकत वो हमेशा उनको बचा के रखेगा, सुरक्षित करेगा। वैसे तो बहुत सारी बात है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। परिवार सभा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है परिवार का, उससे बच्चे बहुत सुरक्षित होते हैं और हम भी निश्चिंत होते हैं उससे। तो बहुत बढ़िया भैया, बहुत अच्छा सेशन रहा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी की बात में एक बात जोड़ूंगा मैं कि देखिए 2 विधियों को अपनाया गया अभी मानव परंपरा में। एक तो ये वाली है कि जो सब गतिविधियां हैं बच्चों की, वो ऑब्जर्वेशन में आना,
इसको भी खूब अपनाएं। अब तो आजकल तो CCTV कैमरा लग रहे हैं हर स्कूलों में, सरकार ने उसको एक वो बनाई दिया, नियम बना दिया कि हर स्कूल में लगाना ही है आपको, है ना, वो लग रहे हैं। तो उसी आशय से, उसके बावजूद भी गलतियां नहीं रुक रही, है ना। तो इसमें हमारे को वो सूत्र ध्यान रखना है कि मानव में जो नियंत्रण है वो केवल स्व नियंत्रण है, आरोपित नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो बच्चा स्वनियंत्रित होने के लिए कब से और कैसे प्रेरित होगा, इसको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। स्वनियंत्रण में क्या होता है, पहले वो माँ बाप के आसपास नियंत्रित रहता है, फिर माँ बाप के या अभिभावक के स्मरण से नियंत्रित रहता है। ऐसी स्वीकृति बनने से फिर वो नियम से, नियम को, अब माँ बाप या अभिभावक या कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, नियम से नियंत्रित रहने लगता है ना। यही तो शिक्षा का क्रम है पूरा का पूरा। इसको हमारे को पहचानने की ज़रूरत है और उसके अंदर हमें और शोध करने की ज़रूरत है ना। तो बच्चों के अंदर जो एक ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, आप लोगों को देखना चाहिए, आपके आसपास 4, 5, 6 साल के बच्चे हों तो उसमें कब ये हो रहा है शिफ्ट की उसको अपनी अस्मिता जो है उसकी, कि मैं एक, मेरा कुछ सम्मान होता है, मैं कुछ सही करता हूँ, मैं कुछ गलत करता हूँ, उचित अनुचित कुछ, मैं जब उसको इस बात से तकलीफ होने लगे कि उसको ये बोल दिया जाए कि तुमने गलती की या तुमने सही किया और उससे वो खुश होता है और तुमने गलती की उससे परेशान होता है, ये कब से आने लग रहा है। और जब से आने लग रहा है इसको आधार बनाना है हमें आगे के लिए, ताकि उसको ये स्वीकृति हो कि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार मेरे को सहयोग दे रहे हैं मेरे आगे बढ़ने के लिए, है ना। ये आधार बन जाता है फिर उसके अपने स्वनियंत्रण का आगे चल के। तो ये मुख्य बात है मेरे ख्याल से। काफ़ी समय हो गया ना, 2 घंटे हो गए भैया। ये सब बातें छोटे छोटे पैकेट में ठीक रहती हैं, पचाने के लिए ठीक है नहीं तो हैवी डोज हो जाती है हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, बढ़िया। आप लोगों ने सबने इतने धैर्य से सुना। किसी के मन में कुछ बोलने की बात हो तो बताइए, नहीं तो फिर उसको पूरा करते हैं। बहुत अच्छा रहा भैया, पूरा कर तो रहे थे कई सारा चीज़ें, लेकिन आपने जो शब्द से क्रमिकता से रखा, बहुत मतलब ध्यान गया कि कहाँ कहाँ छूट रहा है कुछ कुछ चीज़ें। और मैं देख रही हूँ जो 25 साल से मैं फैमिली टाइम करके हम लोग घर में करते थे, बाद में परिवार सभा नाम दिए उसको। जी जी। तो मैं देखती हूँ बड़े बेटा जी में शेयरिंग वाला बहुत अच्छा खुल के सारा रखती हैं, बहुत बढ़िया। और छोटे में भी धीरे धीरे कर रहे हैं, उनमें धीरे धीरे आ रहा है वो चीज़। लेकिन एक बस बीच में आता है कभी कभी कि शेयरिंग तो पूरा करते हैं वो लोग, क्या ऐसा कोई जगह है क्या हमको देख सकें कि कुछ चीज़ें वो लोग शेयरिंग नहीं कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? कोई चीज़ से पता चल सकता है क्या ऐसा कुछ? दीदी ऐसा रहेगा ही, कुछ बातें नहीं शेयर करेगा बच्चा। हाँ। सब चीज़ें नहीं करता शेयर, कई बार आवश्यक को कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखिए, है ना। कई बार होता है बच्चा नहीं कंफर्टेबल होता है कोई बात को शेयर करने के लिए, है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात। और वो एक समय पीरियड भी हो सकता है, उसके बाद फिर से सहज हो सकता है। कई बार होता है ऐसी फेजेस में से गुजरता है बच्चा, वो कोई बड़ी समस्या की बात नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन रहा। हाँ। ठीक है, ठीक है, पूरा माना जाए इस सेशन को। ठीक, डॉली भाभी आप कुछ बोलना चाहोगे? जी। काफ़ी ध्यान गया, जहाँ बच्चों के साथ काम करते हैं बाबा बोले ही ध्यान बनाए रखना है, बच्चे चाहे कहीं भी हों। हाँ। तो वो बना भी रहता है। आपकी बातों से और भी ज़्यादा ध्यान चला गया, जहाँ चूकते हैं उसको हम पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही बढ़िया रहा आपकी शेयरिंग। क्या बात है, हमारे संरक्षकों को क्या आप अभी भी सीखने में तत्पर रहते हैं। हमेशा सीखना ही है। जी ठीक है, ये सबका बहुत बहुत धन्यवाद।